नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इसे सुनने के बाद शायद पुलिस वाले आपका चालान ना काटें और बगैर बात फिजूल की बात पे चालान शायद ना कटे। मुझे एक बात याद आती है, एक दिन एक लड़का बाइक पे बिना हेलमेट के जा रहा था तो पुलिस वाले ने रोक लिया, रुक जा भाई। तो वो रुक गया। पुलिस वाले ने कहा कि तूने हेलमेट नहीं लगाई, तेरा चालान कटेगा। तो उसने कहा साहब माफ़ कर दो। उसने कहा माफ़ी करने के कुछ पैसे लगेंगे। तो उसने जेब से 100 का नोट निकाला और पुलिस वाले को पकड़ाया। तो पुलिस वाला कहता है चल जा। उसने कहा जी आपने तो जाने दिया, अगले चौक वालों ने फिर से रोक लिया तो क्या करूँगा? अरे चिंता ना कर, जब वो तुझे रोकें तो मुंह से बोल दियो पेप्सी। उसने कहा ठीक है जी। वो गया, अगले चौक वालों ने फिर हाथ दे दिया तो वो अगले चौक वालों को बोला पेप्सी। तो पुलिस वालों ने जाने दिया, रोका ही नहीं किसी ने। अगला चौक वालों ने फिर रोका, उसने फिर बोल दिया पेप्सी, पुलिस वालों ने जाने दिया। वो बड़ा खुश हुआ, कहता यार 100 रुपये दे के मुझे तो पासवर्ड पता चल गया, अब तो ज़िंदगी में कभी भी हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चौक पे जाऊंगा वहाँ बोलूँगा पेप्सी। और अगले दिन उसने ऐसा ही किया और अगले दिन बाइक चला के गया। पुलिस वालों ने रोका, पुलिस वाले ने कहा कि आजा, तूने हेलमेट नहीं लगाया हुआ। उसने बोला पेप्सी। पुलिस वाला कहता आजा बेटे, अब तो तेरा चालान पक्का कटेगा। कहता क्या हुआ? कह रहा आज का लिम्का है, आज पेप्सी नहीं है, हमारा पासवर्ड भी हर रोज़ चेंज होता है। तो खैर ये तो एक मजाक की बात थी। आज की वीडियो में बता रहा हूँ कि चालान पुलिस वाले जो होते हैं, बहुत बार ऐसा देखा है कि नाजायज़ तरीके से आपका चालान काट देते हैं। वो लोग चालान काट देते हैं जिनको आपका अधिकार ही नहीं है चालान काटने का। कोई भी दो पुलिस वाले एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और हाथ में वो मशीन होती है उनके, और वो आपका चालान काट देते हैं। और आप चालान भी क्या होता है कि वो आपको डराते हैं कि तेरा 500 रुपये का चालान कटेगा, 1000 का कटेगा, 2000 का कटेगा। और आप डरते डरते क्या करते हैं, आप उनको 100 या 200 रुपये या 300 रुपये या 500 रुपये आप उनको रिश्वत दे देते हो। और वो आपको जो डराया था ना 2000 का, वो आपका चालान 100 रुपये का, 500 रुपये तक का ऐसा चालान छोटा कर देते हैं और अपनी रिश्वत भी लेते हैं और चालान भी काटते हैं। ऐसा देखा होगा आप सब लोगों ने। तो ऐसे लोगों का क्या करें? एक्चुअल में क्या है, जो पुलिस के अंदर, मेरा तो निवेदन इससे ये है, वीडियो बनाने से पहले एक बात आपको बताऊंगा कि चालान क्यों काटा जाता है। चालान काटा जाता है हमारी सुरक्षा के लिए। कुछ नियम बने हुए हैं ट्रैफिक के कि आपको हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल चलाना चाहिए, आपको सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी चाहिए, ऐसे बहुत सारे नियम बने हुए हैं। तो आप सबसे मैं ये वीडियो के माध्यम से सबसे पहले ये कहूँगा कि ये जो नियम बने हैं ना, ये आपकी सुरक्षा के लिए हैं, तो उन नियमों का पालन ज़रूर करो। अगर नियम नहीं करोगे तो आप ही को नुकसान है। तो मैं इस वीडियो में कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि बिना हेलमेट के चलाओ और फिर भी चालान नहीं कटेगा। आपने हेलमेट नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं तो चालान कटेगा। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि कौन काट सकता है, कौन नहीं काट सकता। मैं आपको इस वीडियो में ये बता सकता हूँ कि कौन गलत तरीके से आपका काट रहा है। सबसे पहले तो अपने अंदर हिम्मत भरनी पड़ेगी, सवाल करने की हिम्मत भरनी पड़ेगी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी ये जो PCR वैन्स, PCR गाड़ियाँ होती है ना, पुलिस की PCR जीप होती है, वो कहीं पे भी PCR जीप लगा के उसमें 2 पुलिस वाले बैठे होते हैं और वो कहते हैं ला दिखा अपने कागज़, और आपको डराते हैं अच्छे से कि तेरे ये कागज़ पूरे नहीं है, ला भाई तेरा चालान कटेगा। लेकिन एक्चुअल में ये जो PCR जीप्स होती है ना, इनको अधिकार ही नहीं है आपका चालान काटने का। जिस पे 100 नंबर लिखा होता है ना, इनको चालान काटने का अधिकार ही नहीं है। आप उनसे, अगर वो आपको चालान काटने के लिए बोलते हैं तो आप उनसे बड़ी विनम्रता के साथ, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपने उनसे पूछना है कि जी मैं चालान कटवाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन क्या आपको चालान काटने का अधिकार है? उनको अधिकार ही नहीं है। PCR जो ये होती हैं, जो 100 नंबर जिसके ऊपर लिखा होता है, इनको अधिकार है गश्त लगाने का, कि कानून व्यवस्था स्थापित रहे, कहीं पे लड़ाई झगड़े ना हो, पुलिस का डर बना रहे। और कानून का अगर डर होगा लोगों में तो वो सही तरीके से कानून का पालन करेंगे। उनका सिर्फ इमरजेंसी के लिए प्रयोग होता है, उनका चालान काटने के लिए। चालान काटने का अधिकार ट्रैफिक पुलिस को है। चालान काटने का अधिकार ये जो दूसरी पुलिस होती है इनको नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा, ये दूसरी पुलिस की वर्दी में जो व्हाइट कलर की वर्दी होती है ना, वो ट्रैफिक पुलिस होती है। व्हाइट कलर की वर्दी वाली पुलिस को अधिकार है चालान काटने का। ये जो कई बार खाकी वर्दी वाले भी चालान काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, जीप उठाते हैं पुलिस की, कहीं भी लगा लेते हैं और रोक लेते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, हिम्मत दिखानी है। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि जब आप हिम्मत दिखाते हो तो पुलिस वाले उल्टा कोई थप्पड़ भी मार देता है, कोई कुछ कह देता है कि चल तेरे को अंदर करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, उनके पास ये सारे अधिकार ही नहीं है। उनकी शिकायत अगर हो गई तो उनकी वर्दी जाती रहेगी, वो सारी ज़िंदगी के लिए अपनी नौकरी खो देंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, देखो कहाँ पे चालान काटा कहाँ जा सकता है। पहले तो आपको ये बता दूँ, जहाँ पे पुलिस की बैरिकेटिंग लगी होगी, बैरिकेटिंग समझते हो ना, वो बीच में लोहे की बैरिकेटिंग लगाया होता है और उस पर लिखा होगा हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, वहाँ पे बैरिकेटिंग लगी होगी। 5-6 पुलिस वाले खड़े होंगे, उनके पास प्रॉपर चालान बुक होगी या वो उनकी मशीन होगी चालान काटने वाली,
और वो आपको रोकेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं, आपको रीज़न बताएंगे कि हमने आपका, अगर आप ज़्यादा तेज़ स्पीड में चल रहे थे तो वो आपको प्रूफ मांगोगे तो प्रूफ भी देंगे कि आप स्पीड में चल रहे थे। वहाँ पर जो उनकी वैन खड़ी होती है स्पीड रिकॉर्ड करने के लिए, उसके अंदर भी वो होता है कि आपको प्रूफ दे सकें कि आप वाकई में स्पीड से तेज़ चल रहे थे। तो आपका कोई भी अजूल फजूल में कोई चालान नहीं काट सकता। जहाँ पर कोई दो पुलिस वाले खड़े हुए आपका चालान काटने की कोशिश कर रहे हो तो आपका सबसे पहले धर्म बनता है, आपका अंदर से हिम्मत जुटानी है और उनको ये पूछना है कि क्या आपको अधिकार है ये चालान काटने का, मैं कटवा तो लूँगा। और अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा अंदेशा हो कि ये लोग फर्जी हैं या आपका, क्योंकि बहुत जगह आप देखोगे इंटरनेट पे सर्च करके हज़ारों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि जहां पर पुलिस वाले फर्जी पुलिस वाले बन के लोगों का चालान काट रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये इसको करप्शन बोलेंगे, भ्रष्टाचार बोलेंगे, क्योंकि पुलिस के नाम से हर इंसान डरता है और वो कहता है कि कौन लफड़े में पड़ेगा। तो आप लोग क्या करते हो, हाथों हाथ उनको पैसे देके कुछ मामला सेटल करने की कोशिश करते हो, वहीं पे चालान को भुगताने की कोशिश करते हो कि भाई कुछ पैसे उसको कैश दे दिए। मैं एक दिन दिल्ली में जा रहा था और मैं कोई जो कमर्शियल गाड़ी होती है ना, टेम्पू होते हैं लोडिंग वाले, बाई चांस मुझे कोई ऐसा काम था, मैं उसके साथ ही बैठ के जा रहा था। तो वहां मैंने क्या देखा, हर जगह जगह दो दो तीन तीन पुलिस वाले खड़े थे और वो बार बार उस टेम्पू वाले को रोक रहे थे, बार बार हर चौक पे उसको रोकते थे और हर चौक पे वो कुछ ना कुछ बोलता था कि ये लो जी मैं पैसे दे देता हूँ। फिर उसने कहा जी चालान कटवाना इसका हल है। तो एक जगह जब मैंने गुस्से में आके उन पुलिस वालों को धमकाया, मैंने कहा ये क्या बदतमीजी लगाई हुई है तुमने, किस अधिकार से तुम इसको रोक रहे हो। एक जगह तुमने उसका चालान काट लिया और उस चीज़ का उन्होंने चालान काट दिया जिस चीज़ के उसने मेरे को, ड्राइवर ने मुझे रिक्वेस्ट की कि बाबूजी आप मत बोलना नहीं तो मेरा बड़ा चालान कट जाएगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। जैसे मैंने उनको धमकाया उन्होंने चुपचाप जाने दिया उसको। जब आप अपने अंदर हिम्मत करके, क्योंकि उनके पास तो वो तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो मशीन्स उठा लेते हैं। कई लोग क्या है, उस मशीन को उठा के चालान काटना भी उसको राइट्स नहीं है कानून के अंदर, उसके पास अधिकार ही नहीं है, लेकिन वो मशीन ले आया क्योंकि उसको पता मशीन मिल जाएगी, उसके सीनियर अधिकारी को जिसको राइट्स हैं वही चालान काट सकता है। जहां पे आपको शंका हो वो आपको बोले कि अपने पेपर दिखाओ, उसको कहा मैं सारे पेपर, पहले तो अपने पेपर पूरे करो, मैं ये नहीं कह रहा, अपने पेपर्स भी पूरे करो, हेलमेट लगाओ और सीट बेल्ट लगा के चलो, प्रॉपर कानून की पालना करो। देखो नियम तो इतने सारे हैं, अगर करोगे ना बात, तो 32 से ज़्यादा नियम है जिन नियमों को उन्होंने चालान काटना होगा तो कहीं ना कहीं काट ही देंगे। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। जो ज़्यादातर नियम होते हैं कानून के कि आप रेड सिग्नल पार ना करें, आज से करीब 10 साल पहले की बात होगी, तो मुझे आइडिया नहीं था, मैं चंडीगढ़ में गाड़ी चला रहा था, मुझे उस टाइम कानून का नहीं पता था, 10 साल पुरानी बात है। तो मैं हाई बीम पे, रात का समय था, हाई बीम के ऊपर गाड़ी चला रहा था। तो हाई बीम के ऊपर भी गाड़ी चलाना एक ऑफेंस है। तो मैं वहाँ पे राजभवन के पास गाड़ी चला रहा था, उन्होंने रोक लिया, मुझे तो पता ही नहीं था उस वक्त, तो मैंने कहा ये क्या है। तो कई बार हमें नियम भी नहीं पता होता, तब भी आपको अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, कई बार आपकी गलती होती है। सच में हाई बीम पे गाड़ी चलाना, एक शहर के अंदर हाई बीम पे, लॉन्ग हाईवे पे तो आप चला सकते हो, लेकिन शहर के अंदर हाई बीम पे गाड़ी चलाना एक क्राइम है। जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट पे जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर भी अगर आपका टायर चला जाता है, उसको पार करके आप खड़े हो, तो भी वो एक ऑफेंस है, आपका चालान काटा जा सकता है। आपने हेलमेट नहीं लगाई तो चालान काटा जा सकता है, आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं बना हुआ तो चालान काटा जा सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो चालान, बहुत सारे ऐसे हैं फैक्टर, 32 से ज़्यादा फैक्टर हैं जहाँ पे आपका चालान काटा जा सकता है। तो पहली गुजारिश तो ये है इस वीडियो के ज़रिए कि आप अपने आप को, ये कानून जो बना है ना, ये आपकी सुरक्षा के लिए बना है, तो सबसे पहले तो इस कानून की पालना करो, प्रॉपर तरीके से कानून को फॉलो करो ताकि देश के अंदर व्यवस्था बनी रहे। दूसरी बात, ये जो रिश्वतखोर पुलिस वाले हैं ना, इनके प्रति आवाज़ उठाओ, उनके पास अधिकार नहीं होता, ये जो PCR वाले, उनके पास अधिकार नहीं। कहीं सुनसान सड़क पे दो पुलिस वाले आपको रोक के खड़े हो जाएं, आपको वहां पे गाड़ी रोकने की भी जरूरत नहीं है। अगर दो पुलिस वाले एक जगह खड़े हुए हैं और वो आपको हाथ दे रहे हैं तो वो नकली भी हो सकते हैं पुलिस वाले, या नकली नहीं भी हैं तो वो अधिकृत नहीं है, आपका चालान काट लेंगे। आप अगर वहां से गाड़ी निकाल भी दोगे ना, तो पहले तो एक बार चेक कर लेना आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम तो नहीं कर रखा है ऐसी जगह पे। अगर आपने कोई क्राइम कर रखा है तो वो दो पुलिस वाले भी आपको रोक सकते हैं, या फिर अगर आप उस वक्त गाड़ी भगाओगे वहाँ से तो आपके पीछे भी लगा लेंगे। तो अगर आपने कोई क्राइम नहीं कर रखा और आपको लगता है एक सुनसान सड़क पे दो पुलिस वाले आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहाँ से अगर बिना रोके, वहाँ बैरिकेटिंग भी नहीं लगी हुई कोई, तो बिना रोके अगर वहाँ से गाड़ी निकाल लोगे तो टेंशन फ्री हो जाओ, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है जी। और दूसरी बात, उनसे क्वेश्चन करना शुरू कर दो, आप भी एक सजग नागरिक हो और आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है, मोबाइल सबकी जेब में है, मोबाइल निकालो, उनकी फ़ोटो खींच लो जहाँ आपको गलत लगता है
और आप 100 नंबर पे उनकी शिकायत भी कर सकते हो। पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करके कि ये मेरे साथ इस तरीके से गलत तरीके से चालान काटा जा रहा है, जहाँ पर इनको अधिकार ही नहीं है, तो उनकी शिकायत कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप अवेयर होगे, आवाज़ उठाना सीखोगे, वहाँ आपका चालान कटना, ये गलत चीज़ों पर नाजायज़ तरीके से चालान कटना आपका बंद हो जाएगा। आपको अगर मेरी बात ठीक लगी हो, इसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस और बहुत सारी बनाऊंगा। आज तो छोटी सी अवेयरनेस वीडियो थी, तो आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना इसके बारे में। आपने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, भगवान आप सबका भला करे। टेक केयर, बाय बाय। हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं ईशान। सबसे पहले आप सभी लोगों को ईशान फैमिली की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआईआर करने से लेकर सज़ा होने तक के प्रोसेस के बारे में। इस प्रोसेस के बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम एफआईआर दर्ज करने से लेकर सज़ा होने तक डिटेल्स में बात करें तो उसके लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए और उसके लिए काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी, तो इसलिए हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई क्राइम होता है तो एफआईआर दर्ज की जाती है, इसलिए सबसे पहले हम एफआईआर के बारे में ही बात करेंगे। जब भी कोई कॉग्निजेबल क्राइम यानी कोई गंभीर अपराध होता है, जैसे हत्या, बलात्कार, लूट वगैरह, तो सबसे पहले पुलिस सीआरपीसी सेक्शन 154 के तहत केस दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद मुजरिम की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी से 60 या 90 दिनों के अंदर अंदर जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करनी होती है। अगर किसी मामले में 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रोविज़न है तो पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाता है, जबकि अगर कोई ऐसा क्राइम किया गया है जिसकी सज़ा 10 साल से कम है तो पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाता है। इस दौरान पुलिस छानबीन करती है। पुलिस छानबीन करने के बाद चार्जशीट फाइल करती है। इसलिए चलिए अब हम बात करते हैं चार्जशीट के बारे में। चार्जशीट सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत दाखिल की जाती है। गैंग रेप और हत्या जैसे मामलों में 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल की जाती है और जो छोटे क्राइम हैं जिनकी सज़ा 10 साल से कम है उनमें चार्जशीट दाखिल करने का समय 60 दिन मिलता है। इस दौरान चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर आरोपी को जमानत मिल सकती है। चार्जशीट में कुछ कॉमन चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि दोनों पार्टियों का नाम, सूचना की प्रकृति यानी नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, उन लोगों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित हैं, क्या किसी अपराध का होना प्रतीत होता है, अगर ऐसा है तो किसके द्वारा वो अपराध किया गया है, क्या एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो अपने बंधन पर रिहा हुआ है, अगर हाँ तो जिम्मेदारी पर रिहा हुआ है या फिर बिना किसी जिम्मेदारी के रिहा हुआ है, क्या उन्हें धारा 170 के तहत हिरासत में भेज दिया गया है, क्या महिला की मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट अटैच की हुई है, जहां जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376A, धारा 376B, धारा 376C या फिर धारा 376D के तहत किसी अपराध से जुड़ी हुई है। चार्जशीट के बाद आरोपियों यानी एक्यूज्ड को चार्जशीट की कॉपी दे दी जाती है और फिर चार्ज पर बहस की जाती है। चार्ज पर बहस होने के बाद आरोपियों को या तो आरोप से मुक्त कर दिया जाता है या फिर चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद अदालत आरोपी से पूछती है कि क्या उसे अपना गुनाह कबूल है। अगर वो गुनाह कबूल कर लेता है तो उसे उसी वक्त सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, गुनाह कबूल नहीं किया जाता और अदालत में आरोपी कहता है कि वो ट्रायल फेस करेगा और फिर केस में ट्रायल शुरू हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रायल, चार्ज और डिफेंस के बारे में। ट्रायल के दौरान सबसे पहले सरकारी गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूटर ने जिन गवाहों की लिस्ट अदालत में सौंपी होती है उनके बयान होते हैं। उनके मैन स्टेटमेंट के बाद आरोपी एक एक करके उनसे जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। अगर सरकारी गवाह मुकर जाए तो फिर सरकारी वकील खुद उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूटर की गवाही के बाद आरोपी को अपने बचाव का मौका दिया जाता है और तब हर एक आरोपी अपने बचाव में बयान दर्ज कराता है। इस बयान के दौरान उस पर लगाए गए आरोपों के बारे में उससे सफाई मांगी जाती है और आरोपी अपनी सफाई पेश करता है। आरोपियों के बयान के बाद उनके द्वारा गवाह पेश किए जाते हैं और बचाव पक्ष यानी डिफेंस के गवाहों के बयान के बाद मामले में दोनों पक्षों की ओर से आखिरी दलीलें पेश की जाती है। दोनों पक्षों के स्टेटमेंट के बाद फैसला दिया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फैसला यानी डिसीजन के बारे में।
अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलील के बाद अदालत अपना फैसला सुरक्षित रखती है और फिर जजमेंट की तारीख पर अदालत अपना फैसला सुनाती है। अदालत के फैसले में अगर किसी आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसके कन्फर्मेशन के लिए फैसले की कॉपी हाई कोर्ट भेजी जाती है। अगर उम्र कैद की सजा होती है या उम्र कैद से कम की सजा होती है तो फिर उसको कन्फर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर फांसी की सजा सुनाई जाती है तो कन्फर्मेशन के लिए उसको हाई कोर्ट भेजा जाता है। हाई कोर्ट से फांसी की सजा कन्फर्म भी की जाती है और साथ साथ ही अपील भी की जा सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपील के बारे में। हाई कोर्ट में फांसी के मामले में कन्फर्मेशन के लिए जो रेफरेंस आता है उसी के दौरान अपील दाखिल की जाती है और अपील पर भी साथ ही सुनवाई होती है। हाई कोर्ट से अगर फांसी की सजा कन्फर्म हो जाए और अपील खारिज हो जाए तो फिर मामले में मुजरिम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर अर्जी खारिज हो जाती है तो वहाँ रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की जा सकती है। रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन के खारिज होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटिशन दाखिल की जाती है, यानी दया याचिका भेजी जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दया याचिका यानी मर्सी पिटिशन के बारे में। रिव्यू और क्यूरेटिव पिटिशन खारिज होने के बाद मुजरिम राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल कर सकता है। राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 के तहत दया याचिका पर विचार करने के बाद फैसला दे देते हैं। दया याचिका के बाद या तो मुजरिम को रिहा कर दिया जाता है या फिर दया याचिका को खारिज कर दिया जाता है। दया याचिका खारिज होने के बाद ट्रायल कोर्ट सरकार के आग्रह पर डेथ वारंट जारी करती है। उसमें फांसी की तारीख और वक्त तय होता है और फिर जेल में मुजरिम को फांसी पर लटका दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में आपने FIR फाइल होने से लेकर सजा होने तक के पूरे प्रोसेस को जाना है। अगर हम डिटेल्स में जाएं तो इसमें काफ़ी लंबी डिटेल बनेगी, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है क्या प्रोसेस होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में जहाँ भी जितना टाइम लगता है इसी स्ट्रक्चर में लगता है। जैसे कि चार्जशीट फाइल करने का टाइम है 60 या 90 दिन, तो पुलिस को इसमें और ज़्यादा समय लग जाता है। उसके बाद कोर्ट में सालों लग जाते हैं। तो जितना भी समय लगता है इन्हीं स्टेप्स में लगता है, लेकिन स्टेप्स यही होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस आपको रोजाना सबसे पहले मिलते रहें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी की धारा 354 के ऊपर, जो कि छेड़छाड़ को डिफाइन करती है। भारत में हुए निर्भया कांड को तो हम सभी जानते हैं। इस कांड के बाद महिलाओं के लिए कानून में बहुत सारे बदलाव किए गए। इसमें से एक कानून की धारा 354 भी है, जो कि छेड़छाड़ को डिफाइन करती है। इस धारा में बदलाव करके इसके 4 भाग और बना दिए गए। आईपीसी की धारा 354A, 354B, 354C और 354D बना दी गई। इस तरह से अब ये धारा 5 भागों में डिवाइड हो गई। निर्भया कांड के बाद महिलाओं के कानूनों में आए बदलाव के कारण अब आसानी से पुरुष के खिलाफ धारा 354 आईपीसी छेड़छाड़ के आरोप में FIR को दर्ज कराया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, डिटेल में जानते हैं इस धारा के बारे में और इसके चारों सब सेक्शंस के बारे में। तो शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। धारा 354 आईपीसी ये कहती है कि अगर किसी महिला को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की जाए, जिसका मतलब है कि उस महिला को उसकी मर्जी के बिना या फिर बुरे आशय से छूने और उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने से है। और मानसिक पीड़ा से मतलब है कि महिला को चुप करके या सामने से घूरना या गलत तरीके से देखना या उसकी फ़ोटो लेना या फ़ोटो का दुरुपयोग करना और उसकी मर्जी के बिना उसे कुछ गलत साहित्य दिखाना या कोई वीडियो दिखाना जिससे कि वो महिला मानसिक रूप से परेशान हो जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो इस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाता है। इंडियन पेनल कोड में धारा 354 को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। अगर कोई पुरुष किसी महिला का बलात्कार करने की कोशिश करता है और अगर वो बलात्कार नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति पर धारा 354 आईपीसी छेड़छाड़ के आरोप के अंतर्गत दोषी करार पाया जाता है।
उस दोषी व्यक्ति को कम से कम 1 साल व ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए कारावास और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें कोर्ट ही जमानत देती है, पर सज़ा 7 साल से कम है तो अरेस्ट करने या फिर नहीं करने की पावर पुलिस के पास होती है। चलिए अब जानते हैं धारा 354A के बारे में। ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को शारीरिक संबंध बनाने की पेशकश करता है या किसी चीज़ के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता है या फिर उसे अश्लील साहित्य दिखाता है, वो इस धारा 354A IPC छेड़छाड़ के आरोप के लिए अपराधी है। ये एक जमानती अपराध है जिसमें सब सेक्शन के पार्ट 1 से 3 तक 3 साल की सज़ा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाता है। सब सेक्शन के 4 पार्ट के अनुसार अगर कोई पुरुष किसी महिला पर रंग भेद या सुंदरता की टिप्पणी करता है, वो 1 साल के कारावास या जुर्माना या फिर दोनों के लिए दोषी पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं IPC की धारा 354B के बारे में। इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को नंगा करने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति पर धारा 354B IPC छेड़छाड़ के आरोप के अंतर्गत दोषी करार दिया जाता है। ये एक गैर जमानती अपराध है। इसमें कोर्ट ही जमानत देती है, पर सज़ा कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की होती है। सज़ा अगर 7 साल से कम है तो अरेस्ट करने या फिर नहीं करने की पावर भी पुलिस के पास होती है। अब बात करते हैं सेक्शन 354C के बारे में, जो कि ताक झांक या फिर छिपकर देखने के लिए बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को छुपकर देखेगा, उसके फ़ोटो लेगा या उन फ़ोटो का गलत प्रयोग करेगा, सार्वजनिक कर देगा या फिर उस महिला को घूरेगा, तो उसे कम से कम 1 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। दूसरे आशय के लिए कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उसमें जो अपराध पहले स्पष्टीकरण के अनुसार हुआ है, वो दोषी व्यक्ति को कम से कम 1 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये एक जमानती अपराध है। और दूसरे स्पष्टीकरण के अनुसार अगर अपराध होता है तो दोषी व्यक्ति को कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ये भी एक गैर जमानती अपराध है। इसमें बेल कोर्ट से ही मिलती है और सज़ा 7 साल से कम है तो अरेस्ट करना या फिर नहीं करने की पावर पुलिस के पास होती है। अब बात करते हैं सेक्शन 354D के बारे में, जो कि डिफ़ाइन करती है पीछा करने को। कोई भी व्यक्ति जो किसी महिला से संपर्क करने का प्रयास करता है और ऐसा बार बार करता है या महिला के स्पष्ट संकेत के बावजूद भी बार बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ऐसी महिला से संपर्क करता है, इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार या फिर किसी और तरीके से उस महिला पर निगरानी करता है या ऐसी किसी धोखाधड़ी का अपराध करता है या ऐसा करता पाया जाता है, तो व्यक्ति दोषी सिद्ध होगा। इसके अंतर्गत जासूस, पुलिस या कोई सरकारी मिशन पर तैनात व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है। अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो वो इस अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। इसमें दोषी व्यक्ति अगर पहली बार ऐसा करते हुए पाए जाए तो उसे 3 साल की सज़ा है और जुर्माना है और ये जमानती अपराध है। अगर दूसरी बार भी वो व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो इसमें 5 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा और फिर ये एक गैर जमानती अपराध बन जाता है। इसमें बेल कोर्ट से ही मिलती है और सज़ा 7 साल से कम है तो अरेस्ट करना या फिर नहीं करने की पावर पुलिस के पास होती है। चलिए बात करते हैं कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को छेड़ता है तो उसे किस तरह से बचाव करना चाहिए। अगर हो सके तो सबसे पहले महिला को 100 नंबर पर कॉल करना चाहिए और पुलिस को अपनी कंडीशन को बताना चाहिए। अगर हो सके तो उस पुरुष की ऑडियो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। अगर उस महिला के बॉडी पर कोई चोट के निशान हो तो पुलिस को अपना मेडिकल करवाने के लिए कहना चाहिए। अगर महिला के कपड़े फटे हों तो उन कपड़ों को वो महिला पुलिस को सबूत के तौर पर जमा करवा सकती है। इस अपराध के अंतर्गत महिला का सिर्फ ये कहना कि पुरुष ने उसके साथ गलत किया है, इतना ही बहुत होता है। इसमें पुरुष को ही अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ता है कि ऐसा उसने किया था या फिर नहीं किया था। चलिए बात करते हैं कि छेड़छाड़ के केस में पुलिस की क्या भूमिका होती है। इसमें पुलिस FIR करने से मना नहीं कर सकती। इसके लिए काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं।
जिनके अनुसार शिकायत गलत हो या सही हो, पुलिस एफआईआर करने से मना नहीं कर सकती। बाद में चाहे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस कुछ भी करे, वो उसकी पावर है, पर ये तो लाजमी है कि ऐसी शिकायत में एफआईआर तो होगी ही। अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर करने से मना करता है तो उसकी शिकायत करने पर वो सस्पेंड भी किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं कि धारा 354 में कोर्ट क्या कार्रवाई करती है। कोर्ट किसी भी व्यक्ति को एफआईआर में लिखे हुए तथ्यों को और कोर्ट की गवाही में दिए हुए तथ्यों के मिलान के अनुसार ही दोषी और निर्दोष साबित करती है। ये पुरुष को ही करना होता है कि वो महिला के सारे दावों को झूठा साबित करे और महिला को चाहिए कि वो अपनी शिकायत पर ही टिकी रहे। चलिए अब बात करते हैं कि धारा 354 में महिला को क्या रिलीफ दिया जाता है। कम लोगों को ही इसके बारे में पता होता है कि महिलाओं को ऐसे में कोर्ट से अपने पर हुए जुल्म के लिए जुर्माने के तौर पर पैसा भी मिल सकता है। दरअसल ऐसा देखा गया है कि कोई भी केस हो, उसका टाइटल स्टेट वर्सेस ही होता है। दरअसल कोई भी जुर्म होता है तो वो स्टेट यानी कि सरकार के खिलाफ होता है, तो ऐसे में सरकार ही शिकायतकर्ता को जुर्माने के तौर पर पैसा देती है, जो कि सिर्फ महिलाएं को ही धारा 354 आईपीसी छेड़छाड़ के आरोप में और रेप के केस में मिलता है। ये पैसा एफआईआर होने के बाद कोर्ट से लिया जा सकता है और ऐसा नहीं है कि अगर आप केस हार जाएं तो ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पैसा कितना मिलेगा ये कोर्ट पर ही निर्भर करता है, वो आपके साथ हुए अत्याचार और आपकी हैसियत पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो धारा 354 छेड़छाड़ के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके अपडेट मिलते रहें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके मनपसंद टॉपिक पर मैं वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, this is Abhishek Rai and I welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशनल। राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या आप जानते हैं इनका पूरा नाम? इसी टैगलाइन के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करूंगा और एक छोटी सी वीडियो रहेगी जिसमें आप लोगों को इन सभी के नाम बताने हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से किसी के फुल फॉर्म को? अक्सर हम लोग कहीं सर्च करते हैं या कहीं आम जनता के बीच में कोई बड़े भाई साहब होते हैं, कोई बड़े शिक्षक होते हैं, कोई बड़े अंकल जी होते हैं जो हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, तो वो पूछ लेते हैं या उनके भाषाओं में आपस में बातचीत में हम ये कॉमन सी बात पाते हैं कि भाई एसएचओ साहब थाना में बैठे हुए तो उनसे बातचीत हुई, एसपी साहब नए आज अपॉइंट हुए हैं, डीएसपी आज तबादले हो गए हैं, एसएसपी आज एक औरत बन गई है, आईजी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, आईपीएस अधिकारी होता है, एसआई है ये लड़का या ये महिला। तो इस सभी के बारे में आज आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही एक सीरीज़ चला रहा हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को हाईवे से रिलेटेड, हाईवे पे जो लाइनें होती हैं, क्रॉस कैसे करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो काफ़ी अंतराल हो गया। तो आज इसमें जानेंगे आप सभी इन सब के फुल फॉर्म के बारे में, और आज के बाद कोई बातचीत करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बातचीत हो रही है, उसका ओहदा कितना है, उसकी पोस्ट क्या है, कितने पावर्स हैं उसके पास और क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप दूसरों से पूछेंगे कि भैया इसका फुल फॉर्म पता है तुमको? मुझे पता है, और आपकी अलग एक रुतबा बन पाएगा। आप इतने फुल फॉर्म जानते रहेंगे, लोग जानेंगे कि हाँ आपको जानकारी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो सेशन, जितना ज़्यादा हो सके देखिए, इसको पूरा लास्ट तक देखिए, सारे की मीनिंग आप याद कर लीजिए, सारे के फुल फॉर्म आपके दिमाग में होने चाहिए। और तो देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये है सबसे बड़ा ओहदा, यहाँ पे लिखा होगा IPS। क्या लिखा हुआ है? IPS। IPS का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। जी हाँ, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम तो जानते ही होंगे, है ना? यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है प्रत्येक साल में। जून के पहले में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, काफ़ी लंबा दौरा चलता है, पूरा साल भर एग्ज़ाम होता है।
तो इसमें जो 1 से लेके 90 या 100 रैंक तक के लोग जो होते हैं उनको IAS पद मिलता है, यानी वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। जो हमारे DM होते हैं, कलेक्टर जिनको हम बोलते हैं, मजिस्ट्रेट जो वर्ड यूज़ करते हैं, तो इनके लिए होता है। ठीक है, इसके बाद जो रैंक आती है 100 से लेके 150 रैंक तक, जिन अभ्यर्थियों की रैंक होती है, जिन महानुभाव जो अपने आप में बहुत ही, क्योंकि इसमें तल्लीन चाहिए, महानुभाव की स्थिति चाहिए, इतनी पढ़ाई करनी चाहिए, तो उनको IPS सर्विस मिलती है। IPS एक पोस्ट है, ओहदा अलग अलग हो जाता है। जैसे जो एक IPS अधिकारी रहेगा, ट्रेनिंग लेगा, उसका जो रैंक है कहूँगा मैं, वो IPS है, और पद जब बनेगा तो वो 2 साल की जो ट्रेनिंग उसकी चलेगी वो एज ए SP चलेगी। यानी जब भी उसकी ट्रेनिंग अभी 2 साल की तक चलेगी, IPS ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो रैंक मिलेगी उसको IPS रैंक का रहेगा वो अधिकारी, वो SP 2 साल तक बनकर किसी एक ज़िले में आपके वो काम करेगा। SP क्या, DSP बना रहेगा 2 साल तक, फिर 2 साल और 2 साल की ट्रेनिंग और 2 साल आपके DSP के बाद वो SP पोस्ट पे तैनात होता है। यानी टोटल 4 सालों के बाद वो एज ए SP ट्रीट होता है। SP क्या होता है? SP होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो पहले DSP के बारे में बातचीत कर लें, फिर इसके बाद SP पे जाते हैं। तो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी यानी समझते हैं छोटा ओहदा है आपके सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से। डिप्टी यानी उससे उसका जैसे बोलते हैं ना, 2 भाई हैं, तो एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, तो वैसे समझ लीजिए बड़ा भाई कौन है? SP है, छोटा भाई क्या है? DSP है। तो DSP जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन शहरों में असिस्टेंट कमिश्नर और SHO के काम की भी देखरेख करता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें 2 वर्ड हमने देखा, असिस्टेंट कमिश्नर देखा, SHO देखा। तो यहाँ पे हमने समझ में आ गया कि DSP का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और DSP यानी ये DSP जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन शहरों में असिस्टेंट कमिश्नर और SHO के काम को भी देख रेख करता है। अब आगे चलते हैं कि SP क्या होता है। जब प्रमोशन के बाद, तो जब प्रमोट हो जाता है व्यक्ति तो वो SP बन जाता है। SP यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में DM की मदद करता है। DM कौन? जो कलेक्टर, जो IAS अधिकारी था, और ये क्या है? IPS अधिकारी हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। DM है कलेक्टर और ये SP हैं। ये DM है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी प्रशासन के पूरे मालिक हैं पूरे ज़िले के ये, और इनका साथ कौन दे रहा है? SP साहब दे रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने में SP साहब बहुत मजबूती से अपना कदम निभाते हैं। तो भैया हमने DSP देखा, SP देखा, ये SSP क्या होता है? तो SSP होता है मित्रों सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी सुपरिटेंडेंट जो है उनके सीनियर साहब हैं। तो भैया यहाँ पे 3 भाई हो गए, एक भाई DSP हो गए सबसे छोटे वाले, फिर उनसे जो थोड़े से बड़े हैं वो SP हो गए, और जो सबसे बड़े हैं वो SSP हो गए, है ना। तो सबसे बड़ा कौन? SSP, फिर SP, फिर DSP। तो SSP हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और SSP साहब जिले के पुलिस प्रशासन का इंचार्ज होता है, जो जिला मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में काम करता है। ये भी आपके जिला मजिस्ट्रेट के ही अंतर्गत आएंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन में और उनके पर्यवेक्षण में ही कार्य करेंगे। तो SSP क्या होते हैं? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक वर्ड हमने कॉमन सुनते होंगे कि जो आपके थाने के मेन मुखिया होते हैं उनको बोलते हैं SHO। SHO का हम तो वर्ड जानते भाई, SHO साहब हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी उस स्टेशन का प्रमुख। SHO जो होता है पुलिस थाने का इंचार्ज होता है, जिसको आप इंस्पेक्टर एज ए जनरल ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्टार जो ऑफिसर होते हैं पुलिस विभाग में, वो आप कह सकते हैं इंचार्ज होते हैं हाउस पुलिस थाने के। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है SI। SI होते हैं डबल स्टार। ठीक है, इनको जिनको शॉर्ट फॉर्म में दरोगा बोलते हैं। ठीक है, तो जो SI होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सब इंस्पेक्टर। ठीक है, और आपके SHO क्या होते हैं? वो इंस्पेक्टर पद के होते हैं, ट्रिपल स्टार के होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब 2 पद और बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक हो गया आपके DIG यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल IG होते हैं,
और डीआईजी क्या होते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनका कार्य क्या होता है, ये राज्य के 3-4 जिलों का इंचार्ज होता है। ये अकेले जो डीआईजी होता है, एक ज़िले का कौन प्रमुख होता है ये आपको पता है। ज़िले में जो आपके एसएसपी होते हैं वो जिला मजिस्ट्रेट के साथ कार्य करते हैं। उनके नीचे एसएसपी के एसपी होते हैं और एसपी के नीचे कौन होते हैं, डीएसपी होते हैं। ठीक है, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, फिर 3-4 जिलों के जो प्रमुख होते हैं वो डीआईजी होते हैं और आईजी जो होते हैं वो पूरे प्रदेश के मैक्सिमम जिलों के वो मुखिया होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आईजीपी या आईजी शॉर्ट फॉर्म में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होते हैं, ये राज्य स्तर के पुलिस प्रशासन का इंचार्ज होता है। ये पूरे राज्य के जितने भी ज़िले हैं पूरे टोटल, ये उनके पुलिस प्रशासन के मुखिया होते हैं, इंचार्ज होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोला जाए प्रशासनिक सेवा में, तो वो आपके सेक्रेटरी आने लगते हैं, फिर आपके सेक्रेटरी, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सब होने लगते हैं प्रमुखता से, प्रमोशन एज अ ग्रेड प्रमोशन पे। तो ये कॉमन सी बात रही जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड्स। तो इन कुछ कॉमन वर्ड्स को हम लोग रोज़ आए दिन अपने आस पास, आस पड़ोस में बड़े भैया, दादाजी लोग या बड़े भाई लोग, बड़े पापा लोग यूज़ करते हैं कि भैया एसएचओ साहब। तो अब आपको एसएचओ का समझ में आ गया कौन होता है एसएचओ। आपके एसएचओ जो होते हैं अब थाना के इंचार्ज होते हैं, जिनको मैं कॉमन फॉर्म में ट्रिपल स्टार रैंक में इंस्पेक्टर जिनको बोलते हैं वो एसएचओ होते हैं। एसपी कौन होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। डीएसपी कौन होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसएसपी कौन होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आईजी कौन होता है, इंस्पेक्टर जनरल होता है। डीआईजी कौन होता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होता है। आईपीएस कौन होता है, ये रैंक होती है इंडियन पुलिस सर्विसेज की। और एसआई कौन होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दरोगा। तो आई होप कि अब आपको सभी के बारे में पता चल गया होगा। अब कोई भी छोटी मोटी बात करेगा आपस में तो आप तुरंत से फटाक से समझ जाएंगे कि भैया किसके बारे में बात हो रही है, कौन से रैंक के अधिकारी में बात हो रही है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो कैसा इंचार्ज होता है। अब आप दूसरों से ये प्रश्न पूछिएगा और आपको देखिएगा, आप सबको बताएंगे और लोगों में एक अलग आपकी प्रति भावना होगी कि हाँ भैया को ज़्यादा पता है। ठीक है, बाकी आपको और कुछ भी जानना होगा कमेंट करते रहिएगा। आप लोगों के कमेंट के अनुसार हम वीडियोस बनाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। छेड़छाड़ के मामले में कानून में नए प्रोविजंस किए गए हैं। छेड़छाड़ से जुड़े हुए कई अपराधों को गैर जमानती अपराध बनाया गया है। पहले छेड़छाड़ के मामले में आईपीसी सेक्शन 354 के तहत केस दर्ज किए जाते थे और ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद की सजा का प्रोविजन था। साथ ही ये एक जमानती अपराध था। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छेड़छाड़ पर क्या कानून है, क्या सजा है और कौन से सेक्शंस लागू होते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि 2013 के बाद सेक्शन 354 में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और कौन कौन से नए सब सेक्शंस इसमें जोड़े गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कानूनी बदलाव के बाद आईपीसी सेक्शन 354 के तहत दोषी करार दिए जाने पर 5 साल तक की कैद की सजा का प्रोविजन किया गया है। इसमें कम से कम 1 साल की कैद का प्रावधान है। छेड़छाड़ को गैर जमानती अपराध बनाया गया है। पहले ये एक जमानती अपराध था। सेक्शन 354 में कई सब सेक्शंस जोड़े गए हैं, जैसे कि सेक्शन 354A, 54B, 54C और सेक्शन 354D। सेक्शन 354A में 4 पार्ट्स हैं। आईपीसी सेक्शन 354A पार्ट 1 में प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी महिला के साथ सेक्सुअल नेचर के लिए उसके शरीर को छूता है तो वो सेक्सुअल नेचर का कंडक्ट कहा जाएगा। आईपीसी सेक्शन 354A पार्ट 2 में कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी भी लड़की या फिर महिला से सेक्सुअल नेचर का आग्रह करता है यानी कि मांग करता है तो ये क्राइम की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई शख्स किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना पोर्नोग्राफी दिखाता है तो ये आईपीसी सेक्शन 354A पार्ट 3 के तहत एक क्राइम होगा। आईपीसी सेक्शन 354A पार्ट 4 के तहत अगर कोई शख्स किसी महिला पर सेक्सुअल कमेंट करता है तो ये भी एक क्राइम होगा। इन मामलों में 1 साल से लेकर 3 साल तक की कैद का प्रोविजन किया गया है। वैसे ये तमाम मामले जमानती होंगे, लेकिन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी महिला की शिकायत पर पुलिस को संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करना पड़ेगा और कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 354B के बारे में।
आईपीसी सेक्शन 354 बी के तहत कानूनी प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी महिला के खिलाफ बल का प्रयोग करता है और उसे कपड़े उतारने पर मजबूर करता है या फिर उकसाता है तो ये एक क्राइम होगा और ये मामला गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। इस मामले में दोषी को कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की कैद की सजा का प्रोविजन है। अगर कोई शख्स किसी महिला की प्राइवेट एक्ट की यानी प्राइवेट मोमेंट्स की तस्वीर लेता है या फिर उसे लोगों में फैलाता है तो ये आईपीसी सेक्शन 354 सी के तहत आरोपी होगा। पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल, जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया है। चलिए अब बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 354 डी के बारे में। किसी महिला या लड़की का उसकी मर्जी के खिलाफ कोई शख्स पीछा करता है या फिर उससे संपर्क साधने की किसी भी तरह से कोशिश करता है तो इस मामले में महिला की शिकायत पर आईपीसी सेक्शन 354 डी के तहत केस दर्ज किए जाने का प्रोविजन है। पीछा करने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया है। चलिए अब बात करते हैं एसिड अटैक के बारे में। एसिड अटैक के मामले में भी सख्त कानूनी प्रोविजन बनाए गए हैं। एसिड अटैक के मामले में आईपीसी सेक्शन 326A 26B के तहत केस दर्ज होगा। ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रोविजन किया गया है। एंटी रेप लॉ कानून में महिलाओं के खिलाफ होने वाले सेक्सुअल अपराध के मामले में सख्त कानूनी प्रोविजन किए गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना कि छेड़छाड़ पर क्या कानून है और 2013 के बाद सेक्शन 354 में क्या क्या चेंजेस और कौन कौन से नए सब सेक्शंस इसमें जोड़े गए हैं। साथ ही आपने जाना कि एसिड अटैक पर क्या कानून है। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हे गाइस, मैं हूं ईशान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 504 और 506 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीसी है क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड में भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा किए गए क्राइम को डिफाइन किया गया है और उनके लिए सजा का पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। आईपीसी को 1860 में ब्रिटिश काल में लागू किया गया था। ये जम्मू कश्मीर और इंडियन मिलिट्री को छोड़ करके पूरे भारत में लागू है। इंडिया के साथ साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आईपीसी लागू है। चलिए हम बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 504 क्या कहती है। अगर कोई भी पर्सन किसी अदर पर्सन का अपमान करता है, उसकी इंसल्ट करता है, उसको उकसाता है कोई क्राइम करने के लिए, तो उस पर आईपीसी की धारा 504 लगती है। इसको आप आसान से शब्दों में ऐसे समझिए कि अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की इंसल्ट करता है, उसका अपमान करता है और वो ये जानता है कि अगर मैं इसका अपमान करूंगा तो ये कोई क्राइम करेगा, तो उस पहले पर्सन पर जो अपमान करता है आईपीसी की धारा 504 लगती है। आईपीसी की धारा 504 में 2 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया है। दूसरी है आईपीसी की धारा 506। अगर कोई भी पर्सन किसी अदर पर्सन को धमकी देता है, जैसे कि किसी को जान से मारने की धमकी देना या किसी को आग से जलाने की धमकी देना या किसी की प्रॉपर्टी को आग से जला करके खत्म करने की धमकी देना या किसी का रेप करने की धमकी देना, तो इस तरह की जो धमकी होती है ये आपराधिक यानी क्रिमिनल धमकी कहलाती है। ऐसी धमकी देने पर आईपीसी की धारा 506 लगती है। धमकी के साथ साथ ही अगर कोई पर्सन किसी इज्जतदार औरत की आबरू पर, उसकी इज्जत पर लांछन लगाता है तो उसके ऊपर भी आईपीसी की धारा 506 लगती है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी पर्सन किसी अदर पर्सन को किसी ऐसे क्राइम की धमकी देता है कि उस क्राइम को करने पर कम से कम 7 साल की सजा हो या मौत तक की या उम्र कैद तक की सजा हो, तो उस पर आईपीसी की धारा 506 लगती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को जान से मारने की धमकी देता है, तो किसी को जान से मारने पर उम्र कैद तक की सजा होती है, तो इस चीज की धमकी देने पर आईपीसी की धारा 506 लगेगी। चलिए हम बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 506 में कितनी सजा का, कितने पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। आईपीसी की धारा 506 में 7 साल तक की सजा या जुर्माने या फिर सजा और जुर्माने दोनों का प्रोविजन किया गया है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आईपीसी की धारा 506 में गवाहों की यानी विटनेसेस की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर पीड़ित यानी जिसको धमकी दी गई है वो कोर्ट में ये साबित कर दे कि उसको इस चीज की धमकी दी गई है, तो फिर आईपीसी की धारा 506 ये धारा 302 और 307 से भी ज्यादा खतरनाक होती है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आईपीसी की धारा 504 क्या है और 506 क्या है और इनमें कितनी सजा का प्रोविजन किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बिहार की बात करने आया हूं। आज का विषय थोड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी ग्रोथ वही होती है जहां पे सबसे ज्यादा कमजोरियां दिखाई पड़ती हों। देश के अंदर सबसे बड़ी ग्रोथ वही होगी जहां ग्रोथ का सबसे बड़ा गैप बाकी बचा हो। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां ग्रोथ का सबसे बड़ा गैप है, जहां पे ग्रोथ की निश्चित रूप से बहुत तेजी से बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको केस स्टडी के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करूं। 7 बातें बताऊंगा क्यों बिहार इतना पीछे रह गया और क्या किया जाए ताकि बिहार आगे बढ़ सके। देखिए, सबसे पहले तो समझिए, जो हमारे 32-33 राज्य आज हमारे देश के अंदर, यूनियन टेरिटरी मिला करके 33-34, इनके अंदर बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो लोएस्ट है। क्यों है ऐसा? 31,000 रुपए के आसपास सालाना इनकम है एक व्यक्ति की बिहार के अंदर। ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि आज एवरेज इनकम बिहार की इतनी नीचे चली गई है? ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? ये निकाला जाता है एक ही स्थान, एक ज्योग्राफी के अंदर उनकी टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके। देखिए, ये वीडियो हर एक भारतीय के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ राज्य होते हैं जो भारत की इकोनॉमी को, भारत की स्ट्रेंथ को, भारत की उसको आगे लेके जाते हैं, और कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट को नीचे घसीट रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। क्या कारण है इसका? कारण क्या है? क्यों ऐसा बोलते हैं? मतलब बिहारी शब्द को गाली की तरह क्यों प्रयोग किया जाता है? ये क्यों प्रतीकात्मक हो गया? बोलते हैं एक बिहारी 100 बीमारी। बिहारी की शक्ल के हट। अरे, जब विदेशों की तो आप बहुत बात करते हैं आज हमारे देश में बैठ के कि जी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है अमेरिका यूरोप के अंदर, लेकिन अपने ही लोगों का, अपने ही साथ में, अपने ही प्रेमी पड़ोसियों का आप भेदभाव करते भी हैं, उनका मजाक भी बनाते हैं। ये कारण क्या है? पर देखिए, फ्रूट्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक रूट्स ठीक नहीं होंगे। आज रूट्स की बात करता हूं। इच्छा तो रहता है कि बहुत डिटेल में आपको एनालिसिस दूं, पर वीडियो लंबा होता है। मेरा पहला पॉइंट लीजिए, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। एक तो ये एक लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट होने के कारण इसके पास एक इंटरनेशनल ज्योग्राफिक लोकेशन का एडवांटेज नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं आप, एक या तो देखो कोस्टल रीजन में होता। अब कोस्टल रीजन के अंदर सबसे पॉपुलर स्टेट हमारे देश में गुजरात और महाराष्ट्र है, जहां से इंटरनेशनल बिजनेस बहुत तेजी से सी के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू, बड़े पॉपुलर पोर्ट्स हैं उनके। इसके बाद सदर्न स्टेट्स में भी है, जैसे कर्नाटका, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु। लेकिन बिहार को पूरी तरह से लॉक कर दिया। अगर खुलता भी है इंटरनेशनल साइड में, ओपनिंग भी है, तो वो नेपाल पे है। हाँ, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब इसके कारण ग्लोबल एक्सेस मिलता नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। बिहार का एक रीजन ऐसा है जहां सूखा पड़ जाता है, दूसरा रीजन ऐसा है जहां बाढ़ ज्यादा आ जाती है। अब क्योंकि इसके कारण लोगों को बिहार छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है अपनी लाइवलीहुड के लिए। अगला पॉइंट है नो मेजर इंडस्ट्री। बिहार के अंदर कोई बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं। कोई बड़ी इंडस्ट्री अभी भी ब्लू चिप कंपनी के अंदर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा बड़ी कंपनी इस समय बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार में करना ही नहीं चाहती। आप समझिए बात को कि बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से ट्रक भर भर के माल आता है, लेकिन वो ट्रक वापस खाली जाता है। कम ऑन, वापस खाली जाता है। यहां से, बिहार से कुछ बाहर नहीं जा रहा। बिहार बाहर से माल ले रहा है, दे नहीं रहा कुछ भी। पहले शुगर मिल्स और फर्टिलाइजर्स के प्लांट्स हुआ करते थे। इकोसिस्टम कमजोर होने से कंपनीज ने लॉसेस करना शुरू किया, वो भी बंद हो गई। लोग बाहर जाने लगे छोड़ के। नहले पे दहला तो तब हो गया कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ। जैसे ही झारखंड बिहार से अलग हुआ, मिनरल रिच कंपनी, सारे बड़े कॉर्पोरेट, जितनी भी माइनिंग होनी थी, सब झारखंड में निकल गया। बोकारो हाथ से निकल गया, टाटा नगर, जमशेदपुर हाथ से निकल गया। अब तो कुछ मिनरल भी नहीं बचा बिहार के, तो बिहार बेचारा दब गया। तीसरा पॉइंट है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये 1950 के दशक में आया था और 1990 के दशक तक रहा। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के हिसाब से, तब उस समय झारखंड बिहार जब एक ही था ना, तो जितना भी मिनरल निकलता था उसको ट्रांसपोर्ट करके अपने स्टेट में लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी देती थी। तो बड़ी कंपनी, इंडस्ट्रियल लोकेशन और कोस्टल ट्रेड हब वहीं रह के अपनी कंपनी रन करते थे, वहीं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, वहीं अपना सारा काम लगाते थे। और मिनरल उठा करके, जो मिनरल रिच प्रदेश था जिसको बोलते हैं बिहार, जब झारखंड भी एक ही था, तो यहां से मिनरल उठाया और वहीं ले गए। अरे भाई, करना क्या चाहिए था? इनको इंसेंटिव देना चाहिए था कि तुम बिहार में ही अपनी कंपनी सेट करो। पर ये क्या करते थे? इनको ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर दे दिया इंसेंटिव कि उठाओ माल, बिहार से लेके बाहर निकल लो। सब आए, माल उठाया बिहार से, उठा के लेके सब बाहर निकल गए। अब बिहार का माल लेके सब चले गए बाहर। अगर वहीं फैक्ट्रियां लगा दी होती तो बिहार में आ जाती एम्प्लॉयबिलिटी। इधर का ना कल्चर बदल जाता। यहाँ पे एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी दोनों कम रही, इसीलिए इनकी नेशनल अर्निंग के मुकाबले बिहार की अर्निंग बहुत कम रह गई। मिनरल रिच स्टेट होने का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हुए भी
इसको 1993 तक लूटा गया है। चौथा मेरा पॉइंट है, फ्रॉग इन द पॉन्ड थिंक इट्स एन ओशन। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कुएं का मेंढक। जो कुएं का मेंढक है ना, वो उस कुएं को समुद्र समझता है। तो जो बिहार का आदमी है ना, वो सिविल सर्विसेज को ही सब कुछ समझता है। उसके लिए जिंदगी सिविल सर्विसेज ही है सब कुछ। IAS IPS IFS बन जाऊं, सरकारी नौकरी मिल जाए, रेट लिस्ट तय कर दिया, तेरी सरकारी नौकरी, तेरे को दहेज में इतना पैसा मिलेगा। इनको क्या लगता है, सरकारी नौकरी मिल गई, IAS ऑफिसर बन गया, ये टेबल के ऊपर तो लेगा, नीचे से भी लेगा। और क्या सोचते, ये एक्चुअली बिहार में ना कल्चर बन गया। ये देखते थे अपने आसपास, ये देखो ये बाबू है, IAS अफसर है, अब बिजली तो आ नहीं रही है, लेकिन सरकारी जनरेटर पे इसके घर में 24 घंटा बिजली रहती है। तो एक एस्पिरेशन सोशल प्रूफ के साथ बनता चला गया पूरे प्रदेश के अंदर। अच्छा, क्रेज इतना ज्यादा हो गया सिविल सर्विसेज का कि अब अगर कोई व्यापार करने निकले भी ना, तो वो क्या बोलते हैं, ए चौबे जी छब्बे बनने निकले, डूबे बन के लौटे। दैनिक भास्कर का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, क्या कहते हैं, पॉपुलरली बिहार के अंदर रेट लिस्ट तय कर दी गई है। IAS अफसर है, इतने का दहेज मिलेगा। IAS अफसर को 1 से 3 करोड़ का दहेज मिल जाता है, IPS को 80 लाख से 2 करोड़, IRS IFS को 50 से 80 लाख मिलेगा, थोड़ा कम मिलता है बेचारों को। इंजीनियर PSU PCS ऑफिसर बन जाए, 40 से 80 लाख मिलेगा। एक्चुअली इसमें जात पे भी डिपेंड करता है, ऊंची जात को 80 लाख, नीची जात को 40 लाख। बैंक PO दरोगा स्टेशन मास्टर 15-20 लाख ले लेगा। सरकारी पियोन भी खाली हाथ नहीं जाएगा, वो भी 5 लाख रुपए तो निकाल लेगा दहेज के। ये क्या हो गया, ये सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। एक बिहारी आदमी के लिए वो क्या कहते हैं, कहीं सूखा कहीं बाढ़, ना मिले नौकरी ना व्यापार, तो सरकारी नौकरी सब कुछ है। अभी बिहार को मैं और समझ ही रहा था कि इतने में किसी ने मुझे डाउरी कैलकुलेटर पे दिखा दिया। उसमें अपनी उम्र लिखो, कास्ट लिखो, क्या हो तुम, और उसके बाद लिखो प्रोफेशन कैसा है, मंथली सैलरी कितनी है, कहां पे काम कर रहा है, दिखने में कैसा, गोरा चट्टा काला, हाइट कितनी है, पहली शादी है कि दूसरी शादी है, माता पिता क्या करते हैं। इससे क्या होगा, आपका डाउरी कैलकुलेटर निकल के आ गया कि कितना दहेज मिलेगा। इन्हीं चीजों ने मार दिया है हमारे देश को। आज भी हमारे देश में ऐसे संस्कार है कि दहेज की कमाई पे लाड टपकती है कि तेरे को कितना मिला, मेरे को कितना मिला, गाड़ी कौन सी आई। मेरा 5वां पॉइंट है, बिहार इज फेमस फॉर कास्ट पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ, इधर कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कम चलती है। अच्छा देखो, हर चीज के फायदे नुकसान भी होते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स का कुछ फायदा तो है। फायदा यह है कि पहले यहाँ पे जो ऊंची कास्ट होती थी वो नीचे वालों को बहुत दबाते थे पैसे से। अब वो उनको पैसे से दबाते थे, तो ये सोचे कि हम लोग जो है ना सत्ता की पावर से, पॉलिटिक्स की पावर से अपने आप को खड़े करें, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये छोटी छोटी कास्ट के लोग इकट्ठे हुए और इन लोगों ने अपने आप को ऊंची जात के लोगों के सामने अपने आप को ताकत से खड़ा किया। तो कुछ फायदा होता है, निश्चित रूप से होता है। पर जब 91 के बाद लिबरलाइजेशन आया ना देश के अंदर, उस समय बाकी सारे राज्य सोच रहे थे कि हमारे को इंटरनेशनल फंडिंग मिले, अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ जाएं, अपने लिबरलाइजेशन का फायदा उठाएं, धंधा व्यापार बड़े करें, और ये लोग कास्ट के चक्कर में फंसे रह गए। यहाँ पे ग्रोथ पॉलिटिक्स हुई नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात नहीं हुई। आज मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर कोई डेटा बताऊंगा। ये सब कास्ट के चक्कर में बिहार एक अनस्टेबल गवर्नमेंट की तरह रह गई। 70 सालों में 40 बार तो सत्ता बदली, 23 अलग अलग मुख्यमंत्री आए 70 साल के अंदर। एक मुख्यमंत्री को एवरेज 1.5 साल से ज्यादा मिला नहीं। यहाँ पे बात केवल जात पात की होती रह गई, डेवलपमेंट हुआ नहीं। एक्चुअली क्या सोचना चाहिए कि केवल मेरी कास्ट नहीं, अगर पूरे राज्य में खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। गोल्डन स्टेटमेंट को पकड़ लीजिए, अगर खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। जब पूरा बिहार ग्रो करेगा तभी फायदा होगा। उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड लिटरेसी ग्रोथ रेट। क्या मतलब हुआ इसका, यहां का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और लिटरेसी ग्रोथ रेट है, ये आपस में मिसमैच कर रहा है। लिटरेसी बढ़ नहीं रही है, फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक माँ एवरेज सबसे ज्यादा अपने जीवन काल में बच्चों को जन्म बिहार की माँ देती है। बाकी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे पढ़े लिखे राज्य हैं, वहां पे एक माँ 2 से ज्यादा बच्चों को नहीं जन्म देती है, पर बिहार का सबसे ज्यादा। बिहार में भी 2 हिस्से हैं, एक जहां पे बिल्कुल पिछड़ी हुई जाती है, जहां बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, बिल्कुल शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वहां एक माँ 4 से 5 बच्चों को जन्म दे रही है, और जहां थोड़ी बहुत पढ़ाई करी गई वहां 3 बच्चों को। इसके कारण क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और एजुकेशन बहुत कम। ध्यान दीजिए, कम ऑन, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा तेज बढ़ा रहा है बिहार और एजुकेशन सबसे कम है, क्योंकि लिटरेसी रेट यहाँ पे 63% के नजदीक रह गया। बिहार का लिटरेसी रेट यानी कि जो पढ़ाई का, शिक्षा का दर है, सबसे कम है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्व की सबसे पहली, सबसे पॉपुलर, उसके होने के बावजूद, सबसे ज्यादा IAS प्रोड्यूस करने के बावजूद, यहां का एजुकेशन का जो एवरेज स्तर है ना, वो अच्छा नहीं हुआ। जो बहुत ही मेधावी, बहुत बुद्धिमान छात्र हैं, वो सबको छोड़ के आगे निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं बिहार के अंदर, लेकिन वो कोशिश बहुत कम लोगों के अंदर है और बहुत सीमित जगह पे है। उसके नए एवेन्यूज नहीं खोले जा रहे। अगला मेरा पॉइंट है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू अर्निंग्स। इसका क्या अर्थ हुआ, समझिए बात को।
पॉपुलेशन से असर आता है एजुकेशन पे, एजुकेशन से असर आता है एम्प्लॉयबिलिटी पे। अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो एजुकेशन उतनी हो नहीं पा रही है कवर, और उसके कारण एम्प्लॉयबिलिटी नहीं आ रही, क्योंकि स्किल बिल्डिंग एक्चुअल बिहार के अंदर जितनी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। अब थोड़े से कुछ आंकड़ों को देखते हैं इस पर कैपिटा इनकम के चार्ट को। 1950 से 51 तक बिहार का 204 रुपए था और पूरे देश का 265 था। 2013 तक बिहार बढ़ के 28,000 तक पहुंचा, लेकिन इतने में भारत बढ़ के 75,000 पे पहुंच गया। जिस स्पीड पे पर कैपिटा इनकम बिहार में बढ़ती है उससे कई गुना ज्यादा स्पीड पे ऑल इंडिया एवरेज आगे बढ़ जाती है। उनमें भी कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत तेज आगे हैं, जैसे कि गोवा है और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली है। उसके बाद सिक्किम, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यहां पे एवरेज आदमी की इनकम बहुत अच्छी, लेकिन बिहार में एवरेज इनकम केवल 31,000 रुपया रह गई साल की। सिर्फ समस्या ही नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन यहां एजुकेशन पे फोकस और एटीट्यूड का बदलाव बहुत जरूरी है बिहार के अंदर। अनिल अग्रवाल तो आप जानते ही है ना, वेदांता ग्रुप के मालिक, केन्स वेदांता, आज वन ऑफ द टॉप 10 इंडियन रिच पीपल इनकी लिस्ट में इनका नाम आता है। ये बिहार से निकल के आए हैं। रविंद्र कुमार सिन्हा को नहीं जानते आप? SIS सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, सबसे बड़ी देश की सिक्योरिटी कंपनीज, इनके IPO भी निकले और इनफैक्ट इनकी कंपनी बहुत तेज ग्रो कर गई। बहुत सारे ऐसे व्यापारियों को जरूरत है जो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करके दे सके। वो मानसिकता से बाहर आना है कि भैया सरकारी, मेरे को तो सरकारी, इस मानसिकता से बाहर निकल के वो सारी बिजनेस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करनी है। सबसे ज्यादा ग्रोथ वही होगी, लेकिन मैं वहां ध्यान देना चाहता हूं जहां कोई ध्यान नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने बिहार पे केस स्टडी बनाया। क्यों नहीं, बिहार जो पंजाब से आगे हुआ करता था एक समय पे, आज पंजाब 3 गुना ज्यादा इकोनॉमी ग्रो कर गया बिहार के मुकाबले पिछले 40-50 सालों के अंदर। क्यों हुआ ऐसा? आज एवरेज एज के मुकाबले में बिहार में यंगेस्ट पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन पूरे देश की आज बिहार में मानी जाती है। इतना यूथ है, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन के मामले में बिहार का नाम आता है। बिहार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी ग्रोथ की। पहला मेरा आपको केवल ये सुझाव है, अपने होराइजन को बड़ा करें और पॉसिबिलिटीज पे फोकस करें। मैं लीडरशिप फनल ऐसे ही लोगों के लिए बनाने का प्रयास किया जिनको बिजनेस का नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं, लेकिन देखते ही देखते 6 महीने में नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं कि लीडरशिप फनल ही आपके लिए सुझाव है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि लर्निंग पे फोकस करिए, तभी अर्निंग बढ़ेगी। आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहता हूं, किस और राज्य की केस स्टडी आप मुझसे चाहते हैं समझना? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन से और स्टेट के ऊपर केस स्टडी बना सकूं। बिहार को आगे लेके जाना न केवल मेरी बल्कि इस देश में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। बिहार के लोगों तक, हमारे प्यारे भाइयों तक ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनके अंदर शायद हो सकता है ये इंस्पिरेशन की चिंगारी जाग जाए। आपका वीडियो शेयर करना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो लोग वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपके शेयर करने में बहुत वैल्यू है। इसलिए इस वीडियो को पूरे बिहार के मेरे सारे भाइयों तक पहुंचाइए ताकि उनके अंदर इंस्पिरेशन की एक चिंगारी जागे। अगर मेरे एजुकेशन बेस्ड वीडियो से अगर आपकी इतनी सी भी मदद होती है तो लाइक जरूर करा करिए। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको इस प्रकार की वीडियोस पसंद है। मैं सोचता हूं कई प्रकार के लोगों पे वीडियो बनाऊं, गुजराती पे बनाऊं, कभी सोचता हूं सिंधी पे बनाऊं, मारवाड़ी पे बनाऊं, कितनी तरह की केस स्टडीज बनाने का मेरा मन करता है। पर एक बात रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आसपास हर व्यक्ति से सब्सक्राइब कराइए और कम से कम बिहार के अंदर हर आदमी को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। बिहार की पॉपुलेशन आज 10 करोड़ की है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री, जिसकी अगर ग्रोथ हो गई तो पूरा देश बदल जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वापिस आके हर वीडियो को देखने के लिए प्रेम पूर्वक हर बार की तरह फिर से इस बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण धाराएं एवं उनके बारे में जानेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि फलाने को इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, न्यूज़ में आता रहता है, ठीक है। जैसे कोई मर्डर होता है, कोई हत्या होता है, कोई भी मतलब वो होता है तो उसमें दिया जाता है कि पुलिस वाले ने 302 की धारा लगाकर जेल भेज दिया, या फिर 376 लगाया, 375 लगाया। आपने सब देखा होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कि आपने कभी सोचा है कि जो धारा बताया जाता है उसका मतलब क्या होता है? तो देखिए और ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं कोई कमी नज़र आएगी तो कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये हमारी कुछ आपसे विशेष रिक्वेस्ट रहेगी। भाई देखिए, अगर रात्रि में हम 12 बजे तक चिल्ला के आपको ये सब जानकारी पहुंचा रहे हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य होता है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम अपने 2-3 मित्रों में शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। अक्सर आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो लोग नहीं जानते उन तक भी जानकारी पहुँचाइए, ये आपका अपना कर्तव्य है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। जानिए IPS में धाराओं का मतलब, ठीक है। देखिए भागिए नहीं भाई, देखिए भाग रहा है ये थोड़ा सा, जैसा कि आप जान रहे हैं हमने इसको इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो IPS में धाराओं का मतलब धारा 307। दोस्तों, अगर आप किसी को जान से मारने की कोशिश करते हैं
तो हत्या की कोशिश करना भी धारा 307 के अंतर्गत आता है और आपको लंबे समय के लिए कारावास मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसा कभी मत करिएगा। अगला है धारा 302। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, यानी कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, सॉरी अब आपको नहीं बोलेंगे, ठीक है, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो उसके ऊपर धारा 302 लगाई जाती है। ठीक है, अगर कहीं पेपर में निकल रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि किसी को अगर धारा 302 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, इसका मतलब उसने किसी की हत्या किया हुआ है। ठीक है, बलात्कार जो कि आजकल पेपर में देख रहे हैं, आम बात हो चुकी है दोस्तों, ये धारा 376 के अंतर्गत आता है। ठीक है, धारा 395 के अंतर्गत डकैती चोरी के अंतर्गत धारा 395 आती है। अगर किसी को 395 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है, इसका मतलब उसने किसी के घर में चोरी या डकैती डाली थी। ठीक है, और धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य। अप्राकृतिक कृत्य मतलब जैसे आपने इस उदाहरण को देखा होगा और अच्छे से समझ सकते हैं। दिल्ली की जो 16 दिसंबर की निर्भया कांड की घटना हुई थी 16 दिसंबर 2012 को दोस्तों, उसमें अप्राकृतिक कृत्य हुआ था, जिसमें लोहे की राड का उपयोग किया गया था और शराब और दारू की बोतलों का प्रयोग किया गया था। और इन सब चीज़ों को इन जो भेड़िए थे, कुत्ते थे, इन लोगों ने क्या किया था, उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में डाल दिया था। अब आप इसको समझ सकते हैं अप्राकृतिक कृत्य क्या होता है। ठीक है, अगला धारा 396। ठीक है, धारा 396 क्या होता है, डकैती के दौरान हत्या करना। यानी अगर कोई किसी के घर में डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है और उस दौरान किसी की हत्या भी कर देता है चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए, तो उसको धारा 396 भी लगेगी और धारा 395 भी लगेगी। ठीक है, अगला है धारा 120। धारा 120 के अंतर्गत किसी को गिरफ्तार कब किया जाता है या फिर धारा 120 कब लगती है, अगर किसी ने कोई षड्यंत्र रचा है। मान लीजिए कि किसी बैंक को लूटने का प्लान बनाया, ठीक है, या फिर किसी के घर में चोरी करने का प्लान बनाया और प्लान बनाने में 3 लोग थे, लेकिन डकैती किया, जो चोरी किया उसमें केवल 2 ही लोग गए, 1 लोग बच गए। तो दोस्तों जो चोरी डकैती किया उसके ऊपर तो 396-95 लगेगी ही। ठीक है, लेकिन जो षड्यंत्र बनाने में एक बंदा बैठा था उसके ऊपर भी धारा 120 लगाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो उस टीम में शामिल था पंचायत में जहाँ पर वो चोरी या फिर डकैती का षड्यंत्र बनाया गया। ठीक है, धारा 365 अपहरण। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से बच्चों का या फिर किसी महिला या फिर लड़की का अपहरण कर लेते हैं, तो इस कुकृत्य के लिए क्या होता है, धारा 365 लगाई जाती है। ठीक है, सबूत मिटाना। सबूत मिटाना आपने बहुत से कांड सुने होंगे, पेपर में देखे होंगे, न्यूज़ में आते हैं कि किसी ऐसे मर्डर कांड का नाम आता है जिसमें बताया जाता है कि वहाँ पर हत्या की गई थी और उसके बाद वहाँ के जो खून वगैरह है उसको मिटाने के लिए धुल दिया गया, फर्श को, कपड़े को फेंक दिया गया, यानी कि वहाँ से सबूत को पूरी तरह से मिटा दिया गया कि यहाँ पर हत्या हुई थी या फिर मर्डर हुआ था। तो दोस्तों अगर जिसने हत्या नहीं भी किया है और अगर उसने सबूत मिटाया है, यानी वहाँ पर साफ़ सफाई करने में सहयोग किया है और हत्या किसी और ने किया है, तब भी अगर उसने सबूत मिटाने में सहयोग दिया है तो उसके ऊपर धारा 201 लगाई जाएगी। ठीक है, धारा 34 कहाँ लगती है, समान आशय में। ठीक है, धारा 412 छीना झपटी में लगती है। आपने देखा होगा महिलाओं के चेन छीन लेते हैं, झपट लेते हैं। और छीना झपटी मतलब कहीं भी जैसे क्या बोलते हैं, भगदड़ मच जाती है, वहाँ पर अगर छीना झपटी होती है और उस केस में कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, धारा 412। ठीक है, धारा 378 चोरी में की जाता है। देखिए चोरी और डकैती में अंतर होता है दोस्तों। चोरी करने का मतलब एक सिंपल सी बात है, चोरी। ठीक है, डकैती का मतलब कि पूरे घर की चीज़ों को तहस नहस करना, मतलब पूरा घर को लूट लेना ही चोरी डकैती होता है। ठीक है, और चोरी का मतलब जैसे कोई एक सामान किसी ने चुरा लिया, मान लीजिए किसी की बाइक चुरा ले गया, साइकिल चुरा ले गया, कार चुरा ले गया, तो ये क्या है, एक चोरी के रूप में है। लेकिन अगर घर में रखे सारे जेवरात चुरा लिए, बाइक, कार, साइकिल जो भी था घर में सब कुछ उठा ले गए, तो इसको क्या बोलेंगे, डकैती पड़ा था। ठीक है, तो धारा 378 के अंतर्गत क्या आता है आपका, चोरी। ठीक है, 141 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव के जो अपराध हैं वो धारा 141 के अंतर्गत आते हैं। धारा 191 किस पर प्रयोग किया जाता है भाई, मिथ्या साक्ष्य। मिथ्या मतलब होता है झूठा, साक्ष्य मतलब सबूत। अगर आप किसी केस के बारे में झूठे सबूत को पेश करते हैं कि भाई ये ऐसी ऐसी बात है और ये गवाह है, और बाद में वो जांच करने के बाद झूठा निकलता है, तो आपके ऊपर धारा 191 लगाई जाएगी और फिर आपकी कुछ
और सेवा होगी। ठीक है, अगला देखिएगा धारा 300। अभी आपने देखा था धारा 302 हत्या करना और धारा 300, दोस्तों ये दोनों लगभग एक समान कार्य पर लगा जाते हैं। ठीक है, धारा 300 और 302। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी होगी तो ज़रूर बताइएगा। अगला है धारा 309 आत्महत्या की कोशिश करना। दोस्तों आपकी ज़िंदगी भी जो है वो आपके हाथ में नहीं है। अगर आप मरने की कोशिश करते हैं, किसी को नहीं मारते हैं, खुद मरने की कोशिश करते हैं, फांसी लगाने की कोशिश करते हैं, नदी में कूदने की कोशिश करते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी आपको कैद किया जाएगा और आपके ऊपर धारा 309 लगाई जाएगी। ठीक है, या कहने का मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी को भी नहीं ख़त्म कर सकते हैं। अगला है धारा 310। धारा 310 इसके अंतर्गत ठगी करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी समय फ़ोन कॉल आते हैं और आपको मैं भी सचेत करना चाहता हूँ कि आप लोग उनके झांसे में ना पड़े। फ़ोन कॉल में कुछ ऐसा होता है, सर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, कृपया आप अपना एटीएम कार्ड का नंबर बताएं, या फिर आप अपना पिन बताएं, अकाउंट नंबर बताएं, मोबाइल नंबर बताएं कि आप एटीएम कार्ड को चालू करना चाहते हैं, जल्दी बताएं नहीं तो आपका एटीएम कार्ड एकदम से ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर कभी नहीं चालू होगा। तो कुछ ऐसे बेवकूफ़ भाई होते हैं हमारे जो फटाफट सब कुछ बता देते हैं और बाद में मैसेज आता है कि योर अकाउंट मतलब कि ₹5000 या फिर 50,000 हैज़ बीन डिवाइडेड। तो मैसेज आता है तो उनको समझ में आता है भाई 50,000 कट गया खाते से, या फिर 1 लाख कट गया, 10,000 कट गया, फिर वो रोना गाना शुरू करते हैं और उसके बाद होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा इतना था कि जिन लोगों ने इस कार्य को किया वो किसके अंतर्गत आएंगे, धारा 310 के अंतर्गत। यानी कि अगर उनको पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर धारा 310 लगाई जाएगी और वो ठगी के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाएंगे, फिर उनकी सेवा होगी। ठीक है, आगे देखिएगा धारा 312। धारा 312 जो है ये गर्भपात कराना। ठीक है, इसके अंतर्गत यूज किया जाता है। अगर किसी ने मतलब गर्भपात को यानी कि प्रेगनेंसी को नष्ट करवाया, यानी कि कहने का मतलब हिंदी में बोले तो बच्चे को गिरवाया, तो इसके अंतर्गत धारा 312 लगाया जाता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। ठीक है, और इसमें सम्मिलित डॉक्टर को यानी कि पूरी तरह से भारत में प्रतिबंधित है। इस कार्य में सम्मिलित जो डॉक्टर होता है उसका कंपाउंडर होता है, उसका सहायक होता है, और उस लेडीज़ को जो ले जाने वाले होते हैं, यानी जितने भी लोग इसमें शामिल होते हैं सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उन सभी लोगों की अच्छे से धुनाई की जाती है। ठीक है, ये सभी जितने भी आप यहाँ कार्य देख रहे हैं सभी जो है ना करने वाले कार्य हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या है, स्त्री लज्जा भंग करना। ठीक है, ये 354 के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर आपने कहने का मतलब स्त्री लज्जा भंग करना, अब आप समझ चुके होंगे, किसी स्त्री की बेइज्जती करना, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, ये जो है धारा 354 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अपहरण करना इसके अंतर्गत 362 के अंतर्गत आता है। अगर किसी को कोई अपहरण करके ले जाता है तो उसके ऊपर धारा 362 लगाया जाता है। ठीक है, और छल करना, किसी के साथ छल कपट करना, इसके अंतर्गत 412 आता है। ठीक है, 412 धारा के अंतर्गत तो गिरफ्तार किया जाता है। गिरिभेदन इसके अंतर्गत धारा 445 निर्धारित की गई है। और दोस्तों पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, अगर आपकी पत्नी या फिर आपकी पति पहले से प्रेजेंट है और उसके होते हुए आप दूसरी शादी करते हैं तो आपको भारत में धारा 494 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा। फिर आपसे रीजन पूछा जाएगा कि आपने दूसरी शादी क्यों किया। ठीक है, ये जो धारा है दोस्तों हमारे समझ से हिंदुओं में ही लागू है, क्योंकि मुसलमानों में कई शादी जो है वो अलाउ रहती है, लेकिन हिंदू धर्म में बोले तो एक ही शादी अलाउ होती है। और अगर वो पत्नी जब तक जिंदी है या फिर वो पति जब तक है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल LLB यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस ट्रायल की, यानी कि आफ्टर रिपोर्ट जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होती है और चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद किस तरह से कोर्ट की कार्रवाई होती है, कैसे गवाहों की गवाही होती है, कैसे एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं, ये सारा कुछ बताऊंगा। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आपकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो जाती है उसके बाद चार्जशीट से लेकर जजमेंट तक का क्या प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल अफजल LLB को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप प्रशासनिक या फिर न्यायिक तरीके से किसी भी प्रकार से अगर आप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने में कामयाब हो जाते हैं और अगर आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो जब रिपोर्ट पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में पुलिस CRPC की धारा 169 यानी कि 169 के तहत कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट यानी कि फॉल्स रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसमें उस केस को ख़त्म माना जाता है, यानी कि उस केस को झूठा माना जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर वादी पक्ष चाहे तो उस मामले में भी प्रोटेस्ट डाल करके केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो है चार्जशीट से लेकर जजमेंट तक का जो प्रोसेस है उसके ऊपर। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस को कोई सबूत और गवाह मिलते हैं तो पुलिस CRPC की धारा 173 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर आरोपियों को सम्मन भेजती है, जो कि CRPC की धारा 175 के तहत आरोपियों को सम्मन भेजे जाते हैं, जो कि एक पुलिसकर्मी लेके जाता है। सम्मन रिसीव हो जाने के बाद आरोपी अदालत आता है और एक वकील की सहायता से अदालत में जमानत की अर्जी देता है और खुद को अदालत में सरेंडर करता है। अगर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती धाराएं हैं तो ऐसी कंडीशन में अदालत के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया जाता है, जिसके बाद में उसकी जमानत होती है। लेकिन अगर जमानती धारा हैं तो ऐसी कंडीशन में आरोपी को बाहर से ही जमानत मिल जाती है। जमानत मिल जाने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है चार्ज का। लेकिन अगर सम्मन रिसीव होने के बावजूद भी अगर आरोपी अदालत नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में अगली तारीख पर आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट या फिर गैर जमानती वारंट अदालत से जारी हो सकते हैं। अगर अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होते हैं तो ऐसी कंडीशन में पुलिस उस आरोपी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार करके अदालत के समक्ष प्रस्तुत करती है, जहां पर अदालत के आदेश के बाद उस आरोपी को जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद आरोपी व्यक्ति अपनी जमानत कराता है। और जमानत कराने के बाद वही स्टेप आता है जो कि मैंने आपको बताया चार्ज का। चार्ज का मतलब होता है कि आरोपी व्यक्ति पर एलिगेशन फिक्स किए जाते हैं कि उसने कौन कौन से अपराध किए हैं, उनके तहत किन किन धाराओं के तहत आरोपी पर केस चलेगा, ये सारा कुछ फिक्स होता है, जिसे हम चार्ज बोलते हैं, जो कि CRPC की धारा 211 से लेकर 224 के तहत आरोपी व्यक्ति पर चार्ज बनता है। चार्ज बनने की तारीख के दिन वादी पक्ष का होना वहाँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आरोपी पक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चार्ज बनता है वो आरोपी के सामने बनता है, आरोपी वहाँ उपस्थित होना चाहिए। अगर आरोपी चार्ज वाले दिन किसी भी प्रकार से उपस्थित नहीं होता है तो आरोपी के खिलाफ वारंट जारी हो सकता है। चार्ज बन जाने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस का। यहाँ पर वादी की तरफ से जो सबूत और गवाह होते हैं वो अदालत में प्रस्तुत किए जाते हैं। गवाहों की गवाही होती है, गवाह यानी विटनेस, उनकी गवाही होती है। और गवाही के बाद जो अगला जो स्टेप होता है वो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त आरोपी की तरफ से जो वकील होता है वो उन सरकारी गवाहों से जिरह करता है जो वादी की तरफ से बयान दे रहे होते हैं आरोपी के खिलाफ, ठीक है ना। उनसे वो जिरह करता है, जहाँ पर उस वकील की जो आरोपी की तरफ से जो वकील होता है उसकी ये कोशिश होती है वो घटना से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सवाल उनसे पूछे जिससे कि उनके बयानों में कुछ डिफरेंस पैदा हो, जो
जो गवाह हैं उनके अलग अलग बयान हों। जैसे कि एक तो कह रहा है कि घटना सुबह के 8 बजे की है, एक कह रहा है कि घटना शाम के 4 बजे की। इस तरह के वो सवालों, वकील जो होता है वो इस तरह के सवालों में उलझा करके उनसे ऐसे सवाल पूछता है ताकि वो टाइम गलत बता दें, समय गलत बता दें, दिन गलत बता दें, ठीक है ना, सिचुएशन गलत बता दें। तो इस तरह से वो किसी भी तरह से ये साबित कर सके अदालत में कि मामला फर्जी है, झूठा है, साजिशन फंसाया गया है। इस तरह से जो आरोपी की तरफ से जो वकील होता है वो उन सरकारी गवाहों से जिरह करता है और अलग अलग टाइम पे करता है, जिससे कि वो उन गवाहों से उनकी गवाही में कुछ डिफरेंस पैदा कर सके, ताकि वो अदालत में ये साबित कर सके कि उसकी जो गवाही है वो झूठी है, फर्जी है, साजिशन फंसाने के लिए इस तरह की गवाही बनाई गई है, इस तरह के गवाहों को पैदा किया गया। क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाने के बाद अगला जो स्टेप आता है वो होता है CRPC की धारा 313 के तहत आरोपी पक्ष को बुलाया जाता है और अदालत उससे पूछती है कि आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं, अपने आप बचाव में कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आरोपी अपने अपराध को स्वीकार करता है तो उस कंडीशन में फाइल को जजमेंट में भेज दिया जाता है और जजमेंट में जाने के बाद आरोपी के खिलाफ जजमेंट हो जाता है और वहाँ पर जो भी उसे सज़ा होती है वो उसे जेल में भेज दिया जाता है, अगर वो जेल का हकदार है या फिर अगर जेल की धाराएं उस पर बनी हुई हैं तो। अगर वो अपराध को स्वीकार कर लेता है तब ये होता है। यहाँ पे 313 के बाद सीधी फाइल जजमेंट में चली जाएगी अगर वो अपराध को स्वीकार करता है तो। लेकिन अगर आरोपी पक्ष अपना जुर्म कबूल नहीं करता है तो उस कंडीशन में फाइल को अगले स्टेज यानी कि आर्गूमेंट्स में फाइल लगा दी जाती है। आर्गूमेंट्स का मतलब होता है बहस। वहाँ पर जो आरोपी पक्ष की तरफ से जो वकील होता है वो अदालत में जो वादी पक्ष की तरफ से जो सरकारी सबूत गवाह जो प्रस्तुत किए गए थे वहाँ पर उनको उनकी कमियों को, उनकी खामियों को वो रखता है, जिससे कि वो अदालत में ये साबित कर सके कि जो सबूत और गवाह अदालत में सरकार की तरफ से यानी कि वादी की तरफ से जो प्रस्तुत हुए थे वो फर्जी हैं, झूठे हैं और इस तरह के वो एविडेंस प्रस्तुत करता है। आर्गूमेंट में दोनों पक्षों के वकील आपस में जिरह करते हैं और प्रोसिक्यूशन एविडेंस के तौर पर जो अदालत में सबूत और गवाह प्रस्तुत किए गए थे, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस की जो स्टेज थी उस पर जो सबूत और गवाहों को प्रस्तुत किया गया था वहाँ पर उनकी कमियों को जो अपराधी की तरफ से जो वकील होता है वो वहाँ पर उजागर करता है और साबित करने की कोशिश करता है कि उसके पक्ष का जो आरोपी है वो बेगुनाह है, उसने कोई कसूर नहीं किया है या उसे झूठा फंसाया गया है। वो इस बात को साबित करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो जो वादी की तरफ से जो सरकारी वकील जो सबूतों को पेश किया गया था उनकी कमियों को रखता है कि भाई कोई तो बयान कह रहा था कि वो वहाँ की घटना है, कोई कहता है कि वो वहाँ की घटना है, ठीक है ना, कोई कहता है दिन की घटना है, कोई कहता है शाम की घटना है। तो इस तरह से जो आरोपी की तरफ से जो वकील होता है वो उस समय उनकी कमियों को वहाँ पर रखता है। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होता है और फाइनल आर्गूमेंट में भी दोनों पक्षों के वकील आपस में जिरह करते हैं और जिरह करने के बाद फाइल जजमेंट में लग जाती है, जहाँ पर अदालत तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला देती है, अपना जजमेंट देती है। लेकिन अगर 313 के बयान में अगर आरोपी पक्ष ये कहता है, जो आरोपी पक्ष का वकील होता है वो ये कहता है कि हम अपने डिफेंस में कुछ सबूतों और गवाहों को अदालत में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उस केस में अदालत से एक तारीख मिलती है और उस तारीख पर आरोपी पक्ष सबूत और गवाहों को प्रस्तुत करता है। जैसे कि वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि जिस समय की घटना है उस समय आरोपी व्यक्ति था ही नहीं, इसके लिए वो सबूतों को पेश कर सकता है, गवाहों को अदालत में पेश कर सकता है या फिर कोई ऐसा कुछ सबूत पेश कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि उस समय जिस समय की घटना है उस समय आरोपी हवाई जहाज़ से ट्रैवल कर रहा था, तो उस समय वो हवाई जहाज़ की टिकट दिखा सकता है कि जिस समय की घटना है उस समय तो मैं मौके पे था ही नहीं, ठीक है ना। तो या फिर वो कहीं ड्यूटी पे था, तो इस तरह के वो सबूतों को पेश कर सकता है। या फिर जब जहाँ की घटना है वो वहाँ के कुछ सबूत ऐसे पेश हो सकते हैं जिससे कि वो ये कहें कि भाई जिस हमारी ये जो घटना हुई है वो हमारे आंखों के सामने हुई थी, उस समय ये जो आरोपी व्यक्ति है वो वहाँ पर था ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह के सबूत पेश होते हैं अदालत में, फिर उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन फिर से होती है और उसके बाद फिर आर्गूमेंट होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, आर्गूमेंट में दोनों वकील मिलके जिरह करते हैं एक दूसरे पर, ठीक है ना, और जिरह करने के बाद फिर उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होता है और फाइनल आर्गूमेंट में भी दोनों पक्ष के वकील आपस में जिरह करते हैं और जिरह करने के बाद
फाइल जजमेंट में जाती है और अदालत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर न्याय देती है, यानी कि जजमेंट करती है। अगर आरोपी की पक्ष की तरफ से अगर अदालत में पर्याप्त मात्रा में सबूत और गवाह मिल जाते हैं तो अदालत उस आरोपी को बाइज्जत बरी कर देती है। अगर सबूत गवाह नहीं मिलते हैं, अगर आरोपी व्यक्ति अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में आरोपी व्यक्ति को सजा हो जाती है। अमूमन इस तरह के केस में 1 साल से लेकर के 2 साल तक का समय लग सकता है। वैसे ये कोर्ट की कार्यवाही पर निर्भर करता है। कभी कभी ऐसे मामलों में 10 से 15 साल तक का समय लग जाता है और आरोपियों को इतने लंबे समय के बाद सज़ा मिलती है या उनको छोड़ा जाता है। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जितना आसान आपको सुनने में लग रहा है ये उतना ही आसान है। हकीकत में मैंने ये सब कुछ आपको आसान भाषा में समझाया है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये पूरा प्रोसेस है कोर्ट में चार्जशीट आने तक, और चार्जशीट के बाद किस तरह से जजमेंट होता है, किस तरह से एविडेंस प्रस्तुत होता है, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल फ्री लीगल एडवाइस में स्वागत करता हूं। मैं अशोक पांडे, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारा चैनल फ्री लीगल एडवाइस ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, लीगल रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है कि लड़कियों को छेड़ने में आपको भारत के कानून के हिसाब से क्या सज़ा हो सकती है। तो अगर आप लड़कियों को छेड़ेंगे तो आपको क्या सज़ा मिल सकती है, यही आज हमारा टॉपिक है। और भारत के कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी ऑल ओवर इंडिया का ऐसा यूनिफॉर्म लॉ केवल और केवल इस टॉपिक को लेकर के लड़कियों को छेड़ने से संबंधित नहीं बना हुआ है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ लेकिन हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपने जीवन में देखते रहते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे वो पूजा करने के स्थान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इसके साथ ही बस स्टैंड हो, स्टेशंस, रेलवे, सिनेमास, थिएटर, पार्क्स, फेस्टिवल्स या कि कुछ और भी जगह पे हम लोग लगातार इस तरह की घटनाएं देख सकते हैं जहां पे लड़कियों को छेड़ने की घटनाएं आती हैं। न्यूज़ चैनल, टीवीज़ में हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि भारत के कानून के हिसाब से क्या सज़ा मिल सकती है और भारत का कानून क्या कहता है ईव टीजिंग यानी लड़कियों को छेड़ने के लिए, तो उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले ये होता क्या है इसको जानना ज़रूरी है। लड़कियों का एक तरीके से हैरेसमेंट है। हैरेसमेंट दोनों ही तरीके से है, चाहे वो फिजिकल हैरेसमेंट हो या मेंटल हैरेसमेंट हो। हैरेसमेंट तो होता है, और ये लड़कों की तरफ से होता है, ये लड़कों के ग्रुप की तरफ से होता है। कई बार इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं जहाँ पे गर्ल हैरेस्ड हो जाती है मेंटली या फिज़िकली, वहाँ पे कई अटेम्प्ट्स सुसाइड के भी आपको देखने के मिलते हैं, या कि सीरियस इंजरीज़ वो अपने आप को हार्म कॉज करती है। सीरियस हार्म कॉज करने की वजह से कई बार उसका एक लंबे टाइम तक उसका इफ़ेक्ट उसके दिमाग में बन जाता है, जिसकी वजह से वो पागल भी हो सकती है, उसको और भी कई तरीक़ों का परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन है, क्योंकि जो लड़कियां लड़कों के द्वारा छेड़ी गई हैं उनके ये मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है, जैसा कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 भारत का गारंटी देता है। इसके साथ ही साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ईव टीजिंग है, ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट का, जो कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी देता है। स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं होते हुए भी भारत का जो कानून है, जो क्रिमिनल लॉ को डील करता है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 294, सेक्शन 354 और सेक्शन 509 के हिसाब से अगर बात हम लोग करें तो पनिशमेंट है, और ये पनिशबल ऑफेंस है। ईव टीजिंग इट मीन्स लड़कियों को छेड़ना एक पनिशबल ऑफेंस है भारत के कानून के हिसाब से, भारतीय दंड संहिता के हिसाब से। दोस्तों, अब इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? सेक्सुअल असॉल्ट आ सकता है वीमेन का, या कि वर्बली बोल करके या संकेतों के द्वारा, इशारे के द्वारा कुछ गलत गैस्चर्स दिखाए जाएं, उनको इशारे गंदे किए जाएं या कुछ गंदे कमेंट्स पास किए जाएं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट की भी बात करेंगे, जो कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सारे लॉ स्टूडेंट जानते हैं इस जजमेंट के बारे में। इसके साथ ही साथ लॉयर्स जानते हैं कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट क्या है
है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जजमेंट है जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्किंग प्लेस को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइड गाइडलाइन इशू की थी, जहाँ पर यह भी निर्धारित किया गया कि गंदे तरीके के जो जोक्स होते हैं, वल्गर एक्टिविटीज़ होती हैं, गंदे इशारे करने होते हैं या कि सेक्सुअल रिमार्क्स होते हैं, कमेंट होते हैं, इन सारी चीज़ों को प्रोहिबिटेड किया जाए वर्किंग प्लेस विमेन, जहाँ पे औरतें काम करती हैं। औरतों के लिए एक तरीके से प्रोहिबिशन लाया गया, एक वाइड गाइडलाइन निर्धारित की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। दोस्तों, भारत के कानून जैसा आईपीसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के बारे में अगर बात करें, भारत के कानून के हिसाब से ईव टीजिंग यानी लड़कियों को छेड़ने में क्या सजा हो सकती है, हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो सेक्शन 294 आईपीसी जो कि ऑफेंसिव एक्ट के बारे में बात करता है, अभद्रता के बारे में बात करता है, गंदे गाने या गालियों के बारे में बात करता है जो पब्लिक प्लेस पे दी जाएं। कोई भी लड़का गंदे गालियां या कि गंदे गाने गाता है, लड़कियों के सामने गाता है या अभद्रता करता है, तो उसको सेक्शन 294 के हिसाब से पनिशमेंट मिल सकता है। सेक्शन 294 आईपीसी का पनिशमेंट 3 महीने का होता है और जिसमें फाइन भी आपको देना पड़ सकता है या दोनों ही आपको देने पड़ सकते हैं। सेक्शन 354 आईपीसी की बात करें तो ये मॉडेस्टी ऑफ अ विमेन, इट मींस अपमानित करना। अगर विमेन को, औरतों को कोई अपमानित करता है, गंदे कमेंट पास करता है, अभद्रता के साथ में बात करता है, तो इसके साथ ही साथ उसको 1 साल का सजा, और साथ ही साथ ये जो सजा है वो 5 साल तक बढ़ सकती है, मतलब 1 साल से 5 साल तक की सजा मिल सकती है। इसके साथ ही साथ फाइन भी भरना पड़ सकता है या दोनों ही देने पड़ सकते हैं अगर कोई विमेन की मोडेस्टी को अपमानित करने के उद्देश्य से या कि उसको अपमानित करने के लिए इस आशय से कोई गंदे गाने गाता है, कमेंट पास करता है या कुछ वल्गर एक्टिविटीज़ करता है। तो दोस्तों, सेक्शन 509 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे गंदे गाने पब्लिक प्लेस पे गाए जाएं, कुछ गंदे जो कि सुने जा सकें, गंदे गाने जो कि सुने जा सकें या ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ जो कि सुनी जा सकें, या कि ऐसे कुछ गैस्चर्स दिखाना, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करना जो कि दिखाते हुए अभद्र लगे, जो कि देखा जाने में लड़कियों के द्वारा अगर वो देखा जा रहा है या किसी लड़की के लिए अगर वो देखती है तो उसे गंदा लगे, इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी पनिशेबल ऑफेंस है। और इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए डेफिनेटली 1 साल की सज़ा या फाइन या दोनों हो सकता है। दोस्तों, सेक्शन 354 आईपीसी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो एक अमेंडमेंट आया 2013 में, और इस अमेंडमेंट को हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाने का सोच रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी लंबा वीडियो इसमें बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेक्शन 354A, सेक्शन 354B, सेक्शन 354C, सेक्शन 354D इसमें हम लोग इसमें बात करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, इसमें भी ऐसा ही कुछ है जैसा हम लोगों ने ऊपर के सेक्शंस में बताया। तो अगर फिजिकल कंडक्ट करता है या कि फिजिकल अब्यूज़ करता है, लड़कियों को गंदे तरीके से छूने की कोशिश करता है या रिमार्क पास करता है या गंदी गालियाँ देता है, तो इसके लिए जो फ़ाइन है वो 1 साल का सज़ा के साथ में फ़ाइन हो सकता है सेक्शन 354A के हिसाब से। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से भारत के कानून के हिसाब से ईव टीजिंग यानी लड़कियों को छेड़ने में सज़ा हो सकती है। अगर आपके कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिए। आपका इंपॉर्टेंट समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं ईशान सिद्दीकी और आज के इस वीडियो में मैं तलाक, घरेलू हिंसा सेक्शन 498 के केस में कानूनी पैंतरे बताने वाला हूं। दोस्तों, 498A ये जब बनाया गया था तो ये पत्नियों को सिक्योर करने के लिए बनाया गया था ताकि उसके ससुराल वाले और उसका पति उसके ऊपर जुल्म न कर पाए। लेकिन आज के समय में 498A केस में 80% केसेस फेक होते हैं और इनका मकसद सिर्फ पतियों को लूटना और अपने ससुराल वालों को परेशान करना होता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 498A के केस में ऐसे कानूनी पैंतरे बताने वाला हूं कि जिनको अपना करके आप अपने केस को काफ़ी पावरफुल बना सकते हैं और अपने केस को आप मजबूत बना सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं पत्नियों के लिए कोई कानूनी पैंतरा नहीं बताने वाला, क्योंकि पत्नियां तो 498A में आप पर केस दायर करेगी। मैं इस वीडियो में सिर्फ पतियों के लिए कानूनी पैंतरे बताऊंगा जिससे कि पति अपने आप को बचा सके और अपनी फैमिली को बचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1,
महिला थाने में जब भी आप जाएं तो आपको शिकायतकर्ता के साथ परिसर में नहीं घुसना चाहिए। हमेशा उससे 5 मिनट आगे या उससे 5 मिनट पीछे ही आपको प्रवेश करना चाहिए। बाहर निकलते वक्त भी इसी प्रकार से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको किसी और शहर के महिला थाने में जाना हो तो अपने किसी मित्र को अपने साथ ले जाएं। हमेशा महिला थाने में जाते समय अपना मोबाइल टेलीफोन अपने साथ ले जाएं और उसको चालू रखें। ज़रूरत की दवाइयाँ भी अपने साथ ले जानी चाहिए और कोई कीमती वस्तु आपको बिल्कुल भी साथ में नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तक कि आपका जो टेलीफोन है, जो मोबाइल फ़ोन है, वो भी आपको बहुत सस्ता ही रखना चाहिए। आपको निडर होकर बात करनी चाहिए और चीखने चिल्लाने या लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपनी पत्नी को अपने ऊपर हमला नहीं करने देना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आप अपनी 498 पत्नी से 2-4 होंगे तो कोशिश करें कि आपकी माता या आपकी बहन आपके साथ रहे। लेकिन अगर किसी कारण से आपकी माँ या आपकी बहन आपके साथ नहीं होती है तो इसका ये मतलब नहीं है आपकी पत्नी को आप पर हमला करने की छूट मिल जाती है। अगर वो ऐसी कोई बेवकूफ़ी करती है तो आपको तुरंत शोर मचाकर भीड़ को इकट्ठा कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अदालत में अपने किसी गुप्त शत्रु को अपनी ओर से गवाह बनाने की गलती ना करें। सभी तारीखों पर जाने की कोशिश करें। अपनी कानूनी लड़ाई के दौरान जिन भी लोगों से मिलना पड़े उन्हें सिर्फ उतनी ही जानकारी देनी चाहिए जितनी जरूरी हो, उससे अधिक हरगिज नहीं देनी चाहिए। अपने माता पिता को वकीलों, अदालतों की ओर से भाग दौड़ से बचाना चाहिए। ये सारे काम आपको खुद ही करने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध गंभीर किस्म के बेबुनियादी आरोप लगाए हैं तो आप भी उस पर गंभीर और बेबुनियादी आरोप लगाएं। अगर उसने आपके 2 रिश्तेदारों को कानूनी कीचड़ में घसीटा है तो आप ये कीचड़ उठाकर उसके 8 रिश्तेदारों पर फेंक मारे। वे उस पर और उसके माँ बाप पर झगड़ा खत्म करने के लिए दबाव डालेंगे। कड़वी भावनाओं का ऐसा तूफान खड़ा कर दें कि आपका दुश्मन भर्रा जाए और वो परेशान होने लगे। पॉइंट नंबर 4, अगर आपको लगता है कि आपका केस कमजोर है तो अपने वकील को मामले को लंबा घसीटने के लिए कहे। अगर आपका वकील ऐसा करेगा तो सामने वाला पक्ष परेशान होने लगेगा। और ये भी याद रहे कि ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी को उसके द्वारा वंचित आधार पर तलाक ना दे। तलाक हमेशा अपनी शर्तों पर दे या फिर अपने द्वारा वंचित आधार पर ले। झगड़ालू महिला को अपनी खून पसीने की कमाई और दूसरे पुरुष से विवाह करने की आज़ादी के लिए लड़ने पर मजबूर करे। पॉइंट नंबर 5, उससे उसी की भाषा में बात करें। याद रहे कि हमारे देश के हुक्मरान वकीलों ने अनगिनत कानूनों का जंजाल सिर्फ इसलिए बनाया है कि इनके कारण बड़े पैमानों पर जो मुकदमेबाजी होती है उससे उनके अपने निकट के लोगों को लाभ होता रहे। यहाँ इस वीडियो में ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि उनके निकट के लोग किस कारोबार में लगे हुए हैं। इन महान पुरुषों और महिलाओं को इनके द्वारा वंचित परिणाम दे। मुकदमेबाजी और सिर्फ मुकदमेबाजी करें। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सूचना अधिकार, आवेदनों और पत्राचार का प्रयोग करें, लेकिन हद से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, मुश्किलों को रिश्वत के रास्ते से हल करने की कोशिश ना करें। सारा काम कानूनी तरीके से ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, विवाह विच्छेद याचिका केवल पुरुष गमन यानी कि जारता या क्रूरता या लैंगिक रोग के आधार पर ही डालनी चाहिए या फिर धोखाधड़ी के आधार पर विवाह को रद्द करने की कोशिश करनी चाहिए। लंबी मुकदमेबाजी के बाद आपकी पत्नी खुद ही आपसी रजामंदी से फैसला करने के लिए आपसे बात करेगी। यहाँ ये बात भी जानने के लायक है कि नगर न्यायालय के फैसलों को फौजदारी अदालत के फैसलों पर तरजीह दी जाती है। इसीलिए अगर आप विवाह विच्छेद प्रकरण में ये स्थापित कर दें कि आपकी पत्नी ने आपके साथ क्रूरता से बर्ताव किया है तो आपका पक्ष आपराधिक प्रकरण में अपने आप मजबूत हो जाता है और आपकी पत्नी का 498A संबंधित मुकदमा जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, कुछ इसी तरह अगर आप आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का आवेदन प्रेषित करते हैं तो आपको अपना विवाह विलुप्त करने से पहले ये जरूर लिखना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं रहा है। ऐसा करते ही आपको भविष्य में उस महिला और उसके परिवार की ओर से अपने या अपने परिवार के खिलाफ हो सकने वाले किसी भी किस्म की मुकदमेबाजी की आशंका के विरुद्ध दोषहीन गारंटी मिल जाती है। पॉइंट नंबर 9, कभी भी तफ्तीश अफसर या जन अभियोक्ता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करने की कोशिश ना करें। पॉइंट नंबर 10, कभी भी अपनी पत्नी से ये मांग ना करे कि वो अपना मुकदमा वापस ले ले। इस नियम का उल्लंघन केवल सुलह या मध्यस्थता प्रक्रिया के चालू होने के दौरान किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 11, अपनी पत्नी और उसके माता पिता को अपने माता पिता के घर में घुसने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा हेतु याचिका प्रेषित करें। अपने आप को और अधिक सुरक्षित करने के लिए और उसके रिश्तेदारों का उपहास करने के लिए उसके खास रिश्तेदारों के नाम भी अपनी याचिका में शामिल करें। पॉइंट नंबर 12, किसी भी हाल में अपने माता पिता को अखबार में दिए गए नोटिस के जरिए आपको संपत्ति से बेदखल ना करने दें।
अनेक वकील ऐसी तरकीब से आपको अपनी पत्नी को आपके माता पिता के घर में घुसने से रोकने की कोशिश करने की सलाह देते हैं। ऐसा आमतौर से पुत्र और पुत्रवधू को एक ही इकाई मान के चलने की वजह से किया जाता है। ये खतरनाक बेवकूफ़ी भरा कदम है जिससे पहले बनाई गई सारी वसीयतें रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर आपके माता पिता को ऐसा करने के बाद कुछ हो जाता है तो आप बेघर हो जाएंगे। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि इसके ठीक विपरीत वकीलों के साथ का फायदा उठाते हुए अपने माता पिता के हाथों कायदे से तैयार की गई वसीयत इस वक्त में बनवाना ही बुद्धिमानी होगी। याद रहे कि कानूनी प्राधिकरण के समक्ष परस्पर विरोधी चित्रण प्रेषित करना ये खतरे से खाली नहीं है। आखिर आप ना तो कोई अभिनेता है और ना ही आप कोई नेता है। पॉइंट नंबर 13, अपना निवास स्थान आपको बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए, सिवाय ऐसी स्थिति के जिसमें कि आपका वकील आपको ये तर्क दे कि ऐसा करने से आपको कोई बहुत पक्का कानूनी लाभ होने वाला है। आखिर आपका घर आपका किला है और आपको किसी भी व्यक्ति को आपको घर छोड़ने पे मजबूर करने की स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। पॉइंट नंबर 14, जवाबी मुकदमे दायर करें। इसका असर 3 तरफ से होगा। पहली बात तो ये होगी कि आपकी श्रीमती 498A ये समझ जाएगी कि आप अपने दुश्मन को लड़े बगैर जीतने नहीं देंगे। दूसरा असर ये होगा कि उसको भी अपनी कानूनी हिफाजत करने के लिए वकील रखना पड़ेगा, और वकील मुफ्त में तो काम करेगा नहीं, वो किसी भी काम करने के पैसे ही लेगा। और तीसरी और सबसे अच्छी बात ये होगी कि अब उसको और उसके माता पिता के दिलो दिमाग में अपने विरुद्ध डाले गए मुकदमों की बदौलत हर वक्त परेशानी बनी रहेगी। बहुत जल्दी वो ये समझने लग जाएगी कि मुफ्त का माल मिलने की उस शुरुआती अपेक्षा बिल्कुल गलत थी। उसके ठीक उल्टा अब उसे अपनी जेब से पैसे, जिनकी भरपाई की कोई गारंटी नहीं है, खर्च करने पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ कानूनी प्रताड़ना और दिमागी परेशानी भुगतनी पड़ रही है। जब उसे और उसके परिवार को दिखेगा कि यहाँ तो लेने के देने पड़ गए हैं, तब उसके मन में शांति और ज्ञान खत्म होने लगेगा और वो झगड़े को खत्म करने के बारे में सोचने लगेगी। आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करने के अपेक्षाकृत आसान रास्ते के बारे में वो सोचने लगेगी। पॉइंट नंबर 15, ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि चोरों को हमेशा चालाकी से ही पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये 15 पॉइंट, ये 15 कानूनी पैंतरे बताए हैं कि जिनको अपना करके आप अपने 498A के केस को काफ़ी मजबूत बना सकते हैं और आपकी पत्नी का केस काफ़ी कमज़ोर पड़ सकता है। दोस्तों, मैं आजकल देखता रहता हूं कि 498A के केस में काफ़ी लोग परेशान होते हैं। मेरी वेबसाइट है ishanllb.com, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस बारे में कि सर हम बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं और हमारी पत्नी ने हमें 498A में फंसाया है, तो हमें कोई सलाह दीजिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप अपने 498A के केस को काफ़ी मजबूत बना सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो है अपना YouTube चैनल सोनू पटेल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हमेशा आपके एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियोज अपडेट करते हैं, ताकि हमारे आने वाले न्यू जनरेशन की जो पीढ़ियाँ हैं वो बढ़िया से पढ़ाई कर सकें और अपने आप को सेल्फ ग्रोथ कर सकें। तो आइए दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ एक नए वीडियोज़ के बारे में जो कि IPC की धाराओं में चल रहा है। क्या है IPC की धारा 376, IPC सेक्शन 376 इन हिंदी। जैसा सभी लोग को पता है कि IPC 376 धाराएं कितनी जो है भयंकर होती है और कैसे रूप धारण करती है। तो इस चीज़ को पाने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए आपको कैसे करना होगा और किस तरीके से 376 लोगों पर लगती है और किस तरीके से इससे बचाव किया जाता है, आइए दोस्तों आपको विस्तार से बताते हैं। तो जैसे कि किसी भी महिला के साथ बलात्कार किया जाना भारतीय कानून गंभीर श्रेणी में आता है। इस संगीन अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा का प्रावधान है। इस घृणित अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 376 के तहत सजा का प्रावधान है। आइए जानते हैं IPC की धारा 376 के बारे में। IPC की धारा 376 क्या है? क्या आपसी सहमति से संबंध बनाना बलात्कार है? अपराध सिद्ध हो जाने पर दोषी को न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 10 साल की कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा दोषी पर अदालत जुर्माना भी कर सकती है। पत्नी से बलात्कार करने पर भी होगी सजा। यदि किसी व्यक्ति ने उस महिला के साथ बलात्कार किया है जो पत्नी है और उसकी आयु 12 वर्ष से कम नहीं है, तो अपराध सिद्ध होने पर
दोषियों को 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है या उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कई मामलों में अदालत पर्याप्त और विशेष कारणों से सज़ा की अवधि को कम कर सकती है। रेप को प्रभावित करती है आईपीसी की धारा 375। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। किसी भी कारण से संभोग क्रिया पूरी हुई हो या नहीं, लेकिन कानून वह बलात्कार ही कहलाएगा। इस अपराध के अलग अलग हालात और श्रेणियों के हिसाब से इसे अन्य धाराओं में जो है विभाजित किया गया है, बताया गया है। जैसे कि 375, 376, 376 का, 376 खा, 376 गा, 376 घा के रूप में विभाजित किया गया है। क्या कहती है धारा 375? यदि कोई पुरुष किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमकाकर, उसका नकली पति बनकर, दिमागी रूप से कमज़ोर या पागल महिला को धोखा देकर और उसके शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण हमेशा होश में नहीं होने पर उसके साथ संभोग करता है तो वह बलात्कार ही माना जाएगा। यदि स्त्री 16 वर्ष से कम की उम्र है तो उसकी सहमत या बिना सहमत के होने वाले संभोग की बलात्कार है। यही यदि नहीं कोई पुरुष अपनी 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ संभोग करता तो वह भी बलात्कार ही है। इस सभी स्थितियों में आरोप को सजा हो सकती है। इसके अलावा आपसी सहमत से बना संबंध बलात्कार नहीं है। नंबर 1, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अगर कोई शिक्षित और 18 वर्ष की उम्र से बड़ी लड़की रिलेशनशिप में सहमत से संबंध बनाती है तो रिश्ते खराब होने के बाद भी वह रेप आरोप नहीं लगा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि समाज में यौन संबंध को सही नहीं माना जाता है, तब भी यदि कोई महिला यौन संबंध के लिए ना नहीं करती है तो फिर से सहमत से बनाया संबंध माना जाएगा। कोर्ट ने एक युवक की गिरफ्तारी से पूर्व जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय यह बात कही। उस याचिका के मुताबिक वह पिछले 1 साल से 24 वर्षीय एक युवती के साथ रिलेशनशिप में था। इस दौरान उन दोनों बीच यौन संबंध भी बने। युवक ने युवती से शादी का वादा भी किया था, लेकिन साल के अंत में वह अपने वादे से मुकर गया और उन दोस्तों का रिलेशनशिप टूट गया। उसके बाद उस युवती ने अपने पूर्व प्रेमी पर रेप का आरोप लगा दिया। उसने उसके खिलाफ रेप, धोखाधड़ी समेत कई मामलों में केस दर्ज कराया और उसने आरोप लगाया कि रिलेशनशिप के दौरान वह गर्भवती भी हो गई। तब युवक ने उस पर गर्भपात के लिए दबाव डाला। उसने कई बार उस युवक की आर्थिक मदद भी की। गिरफ्तारी के डर से युवक ने हाई कोर्ट की शरण ली। युवती के वकील ने आरोपी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसने शादी का वादा करके युवती से शारीरिक संबंध बनाए, इसलिए इसे रेप माना जाए। लेकिन जस्टिस मृदुला भटकर ने युवती की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि इससे रेप नहीं माना जा सकता। आप शिक्षित हैं और यौन के लिए संबंध के लिए ना कहती तो थी, लेकिन जब आपने उस पर ना नहीं कहा तो इससे सहमत से बनाया गया संबंध माना जाएगा। जब महिला शिक्षित और समझदार है तो वह ना कह सकती है। जब वह कह सकती है तो तब वह आपसी रजामंदी का आरोप किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी धाराएं होती हैं जिससे हम बचने के लिए ही हाल में ही अपने आप को कानून के गिरफ्त में आ जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा वीडियो? आप प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें बताना ना भूलें।